शुरू हो गई लाइव। नमस्कार, क्या आपको दिखाई दे रहा है? लाइव हैं? वंदना वाजपेयी ने लाइव मैंने देखना शुरू। तो लाइक कहाँ पर दिखाई दे? अच्छा, वंदना वाजपेयी अब जी आपकी ने। आवाज़ जा रही है। नमस्कार वंदना जी। अब आपका कमेंट मुझे दिखाई दिया। मुझे बोलना शुरू कर देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अटूट बंधन के आप सभी साथियों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे आज ये अवसर दिया आप सभी लोगों से बातें करने का। और तमाम लोग जो भी अटूट बंधन से जुड़े हुए हैं उन तक मेरी बात पहुंचेगी। बहुत धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर सुनीता जी। आपका बहुत आभार कि मुझे अटूट बंधन के बंधन में आपने रखा है और मैं सभी साथियों से बात कर सकूंगा। अभी कुछ लोग आ जाएं तो फिर मुझे बात शुरू करनी है। नमस्कार आशा जी। सिनवाली जी नमस्कार। आशा है मेरी आवाज़ आप लोगों को साफ सुनाई दे रही होगी। किरण जी को नमस्कार करता हूं। वंदना जी आपको नमस्कार करता हूं। आप लोगों से आज पहली बार आभासी मुलाकात हो रही है और ये भी इस वक्त की एक ख़ास देन है। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि शायद निकट भविष्य में इस तरह का भी कोई परिदृश्य उपस्थित होगा। चंद्रा साहब को नमस्कार करता हूं। उनका क्षेत्री जी को बहुत नमस्कार। बहुत खुशी हो रही है आप सभी लोग आए हुए हैं और देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी साथी आ चुके हैं तो मुझे बात शुरू करनी चाहिए। और जब भी बात शुरू करनी होती है तो मैं यही पूछता रहता हूँ, मेरे साथ जो भी होते हैं, कि मुझे बोलना क्या है। आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि मैं क्या बोलूँ। हालांकि मेरे पास विषय है। लॉकडाउन में विज्ञान और बच्चे ये एक विषय है। लेकिन ये विषय इस तरह का है कि डॉक्टर प्रतीक को मैं नमस्कार करता हूँ। विषय इतना विस्तृत है कि जैसे ब्रह्मांड के बारे में बोलना है और पता नहीं कितनी सारी चीज़ें उसमें हैं। तो मैं खुद इसको इस तरह से लेता हूँ कि विज्ञान और बच्चे, जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो अकूत संभावनाएं और असीमित क्षेत्र ऐसा नज़र आता है। अब इस समय जो सबसे बड़ी बात यह है कि समय का ये जो दौर है, ये जो अचानक ऐसी परिस्थितियां उपस्थित हुई, कभी सोचा था हम लोगों ने? किसी ने कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि 100 साल पहले हम लोग इस धरती पर आए नहीं थे
और 100 साल पहले ही 1918 से लेकर 1920 तक में उस समय इन्फ्लुएंजा का प्रकोप हुआ था। महामारियां आती रही हैं, ये तो सहस्त्राब्दी के शुरू से ही लगातार महामारियां आई हैं। जब से मानव है तब से उसके साथ बीमारियां भी रही हैं और उन बीमारियों पर वो विजय भी पाता चला गया है। अब 100 साल पहले जब इन्फ्लुएंजा की बीमारी आई तो स्पेनिश फ्लू कहलाता था और सभी लोग उससे अपरिचित थे। खांसते खांसते नाक में दम हो गया था कि ये किस तरह की बीमारी आई जो कि सिर्फ इसमें छींकते जाना है, खांसते जाना है। बहुत उसने कहर ढाया दुनिया के तमाम देशों में, भारत में भी उससे बहुत तबाही मची। लेकिन फिर सब भूल गए थे। महामारियां फिर आईं, हांगकांग से फ्लू ने बांग दी। पता लगा कि ये जो है मुर्गे जो है कुकड़ों को करते हुए पता लगा उनके माध्यम से चला आ रहा है। कभी कॉलरा हैजा फैला, उस हैजे के इलाज के लिए तमाम दुनिया भर के वैज्ञानिक सतर्क हुए। एक जर्मन वैज्ञानिक थे रॉबर्ट कॉख नाम से, उन्हें भेजा गया और वो तमाम देशों से होते हुए बंगाल पहुंच गए, कलकत्ता में। और किस तरह से धीरे धीरे उसका जीवाणु खोज लिया गया। जब रहस्य पता लग गया, जब कुंजी पता लग गई, इस ताले की कुंजी क्या है, और उस बैक्टीरिया को पहचान लिया गया, तो फिर उस बैक्टीरिया को मारने की कोशिशें होने लगी। ये बैक्टीरिया की बात थी। असल में आपको ये बताऊं मैं, क्योंकि विज्ञान और बच्चे की बात हो रही है, तो और हम बात इस महामारी और बीमारी से शुरू कर रहे हैं। और ये महामारी एक विषाणु के कारण फैली है, वायरस के कारण। ये वायरस जो है ऐसा होता है कि पहले तक तो पता ही नहीं था कि ये होता क्यों है। आपको सभी को मालूम है कि पहले तक कोई भी बीमार पड़ता था, बल्कि गाँव में तो आज भी क्या माना जाता था कि ये तो बुरी आत्माओं का प्रकोप है, बुरी आत्माएं जो है ये अदृश्य रूप से आक्रमण कर रही हैं, भूत प्रेत पिशाच और पता नहीं क्या क्या इस तरह की परिकल्पनाएं करके बीमारियों को कारण माना जाता था। और बड़ा दुख होता है, आज भी कई बार लोग उनको इसी तरह सोचते हैं। एक बार जब पता लग जाए तो हमें उस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए। पहले नहीं पता था तो लोग ये कारण मानते थे, हमारे पूर्वजों ने माना। वे बीमार पड़े होंगे, तबीयत खराब हुई होगी, न जाने कितनी कैजुअलिटीज़ हुई होंगी, कितने लोगों की जान गई होगी। जब हम अल्बेयर कामू का उपन्यास प्लेग पढ़ते हैं तब पता लगता है कि क्या हुआ होगा, किस कदर तबाही मची थी। उससे पहले जब हम डैनियल डेफो का उपन्यास पढ़ते हैं तो पता लगता है कि प्लेग ने कितनी तबाही मचाई। इस तरह से तमाम जो साहित्यकारों ने भी उसके बारे में लिखा, तो उसे पता लगता है अतीत में हुआ क्या। और बल्कि डैनियल डेफो का तो ये माना जाता है कि डैनियल डेफो के एक चाचा जी थे जो कि लगातार उसके नोट्स लेते थे। डैनियल डेफो जिस समय वो महामारी फैली थी उस समय तो डैनियल डेफो केवल 5 साल का था, लेकिन आगे चलकर उसने जब उसे लिखा और 1722 में जब वो प्रकाशित हुआ तो दुनिया का सबसे प्रामाणिक उपन्यास माना गया, जिसने प्लेग की महामारी के बारे में इतना प्रामाणिक जानकारी दी, सूचनाएं दी, क्योंकि वो सूचनाएं सब आधारित थीं उनके तमाम नोट्स जो उस समय लिए थे कि क्या क्या कुछ हो रहा है करके। तो साहित्यकारों की भी नज़र इन पर पड़ी। लेकिन जो आम लोग थे, आम लोगों के पास तो कोई दवा नहीं थी। वो क्या करते? तो वो सिर्फ या तो आकाश को हाथ जोड़ते थे, उन्होंने देवताओं की परिकल्पना कर रखी थी, उन देवताओं को हाथ जोड़ते थे। लेकिन वो सब कुछ अदृश्य था कि शायद वो हमें इस बीमारी से मुक्ति दिला देंगे, वो शायद हमें इस महामारी से मुक्त करेंगे, ये सब सोचते थे। क्योंकि ज्ञान नहीं था, अज्ञान का अंधेरा था। जब अज्ञान होता है, हमें उस विषय के बारे में मालूम नहीं होता है, तो परिकल्पनाएं होती हैं। वो परिकल्पनाएं उसी तरह की होती हैं जैसे हाथी एक पूंछ की तरह है, या एक सूंड की तरह है, या उसके दांत की तरह। इस तरह वो अंधेरे में तीर मार के इस तरह से लोग अनुमान लगाते हैं। उन्हीं अनुमानों में जो है वो कई तरह की कल्पनाएं, ये भूत प्रेत वगैरह सब कुछ, पिशाच सब उसी में आए, और उन्हीं को जो कारण माना गया। मैं सोच रहा था तो फिर मदद कौन करे?
मदद करने के लिए एक तो ईश्वर की परिकल्पना की गई होगी, मैं मानता हूं ऐसा, क्योंकि कोई तो हो जो राहत दिलाए, जो हमें शांति दे, जो हमें इस परेशानी, इस दुख से मुक्ति दिलाए। तो एक अदृश्य की कल्पना कर ली गई कि शायद कोई है जो हमारी मदद करेगा। लेकिन बहुत लोगों ने वो कल्पना की कि अरे, आसमान में इतना जगमगाता हुआ तारों भरा आकाश है ना, वहाँ तो स्वर्गलोक है। उस स्वर्गलोक में जो है वहाँ परियां रहती हैं, फेरीज रहती हैं, वो परियां जो है धरती पर आती हैं, वो मदद करेंगी। अब लोगों को एक आशा की नज़र इसमें नज़र आई कि शायद परियां मदद करेंगी। हमारे पूर्वजों ने इस तरह परियों की कल्पना कर ली। उन परियों की कल्पना करते करते जो है बाद में ये हुआ कि तितलियों को उड़ते हुए देखा, फूलों पर उनको मंडराते हुए देखा, वो बड़ी सुंदर सी लगी। तो उन्होंने उनके पंख बना दिए कि भाई जैसे ये चिड़ियाँ उड़ रही हैं, जैसे तितलियाँ उड़ रही हैं, इस तरह वो परियां भी उड़ती हैं। पहले परियों के पंख नहीं थे, पहले वो उनके पंख नहीं थे, फिर सब अच्छी और भली परियां होती थी। लेकिन धीरे धीरे पता लगा कि दुर्गुण भी होते हैं, तो वैम्प की भी कल्पना की जाने लगी। उसमें जो है नकारात्मक सोचने वाली परियों की भी कल्पना की जाने लगी। इस तरह से परियों को भी सामने लाया गया कल्पनाओं में, और लेकिन वो भी कल्पनाओं के ही संसार में थी। आदमी की कल्पना थी, लेकिन बीमारी न तो किसी टोने टोटके से ठीक हुई, न ओझाओं से ठीक हुई, न प्रार्थनाओं से ठीक हुई, और न परियों से ठीक हुई। क्योंकि साथियों, ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि सच जो है, सच की तलाश में जब तक हम चलेंगे और उस रहस्य का पता लगाएंगे, उसमें जो कुछ प्रामाणिक मिलेगा, जो तर्क संगत होगा, केवल उसी का लाभ मिलेगा। और ये रास्ता कैसे आया आपको बताऊं मैं। हम कई बार विज्ञान की बात करते हैं, चूंकि ये बात बाहर से आएगी। कई बार कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई आप पश्चिम की बात कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उसका अध्ययन बहुत अधिक हुआ है और पश्चिम की वो बातें हमें मालूम हैं। मैं फिर अपने देश की भी बात करूंगा। बात ये हुई कि अरस्तु के समय तक, एरिस्टोटल के समय तक एक विचार जो है वो बहुत बड़ा विचार सामने आया था। अरस्तु का कहना था कि ये दुनिया जैसी दिखाई देती है वैसी ही है, वही सच है। इसका उदाहरण वो एक चीज़ ये देते थे कि जैसे कोई भारी चीज़ है, जैसे पत्थर है और ये पत्ती है, मैं इन दोनों को गिराता हूँ तो पहले कौन गिरेगा? तो जाहिर है कि लोग बताते थे कि पत्थर पहले गिरेगा। वो कहने लगे बिल्कुल ठीक, इसके माने पत्थर भारी होता है और पहले गिरता है, और पत्ती बाद में गिरती है क्योंकि वो हल्की है। आप सोच सकते हैं कि समाज में कितना प्रभाव पड़ता है इन सारी चीज़ों का। अरस्तु जैसा महान दार्शनिक, अरस्तु जैसे महान दार्शनिक की बात को काटने का किसी के पास साहस नहीं था, कोई भी उसके खिलाफ बात नहीं कर सकता था। इसलिए 1900 साल लग गए इस बात का जवाब खोजने में। एक आदमी था जो इटली देश में पैदा हुआ, और उसको लगा कि नहीं, उसको शक हो गया। वो सोचने लगा कि ये कह रहे हैं कि पत्थर और पत्ती, हालांकि हर आदमी सोच रहा है कि भाई एक भारी है एक हल्का है, तो जाहिर है अभी भी आप पूछिए तो शायद यही लोग कहेंगे। लेकिन आप ही सोचिए कि उस आदमी ने इटली में सोचा कि ऐसा नहीं है, उसे शक हुआ। उसने छोटी बड़ी तरह तरह की वजन की गेंदें बनाई लोहे की, और उन लोहे की गेंदों को अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों का साथ लेकर वो पहुंच गया पीसा की मीनार पर। पीसा की मीनार आप सभी को पता है कि तिरछी है। उसने कहा भाई मैं ऊपर से गिराऊंगा, छोटी गेंद बड़ी दी, जिनका उन गेंदों का वजन अलग अलग है, ज़रा देखना, देखें कौन पहले गिरती है कौन बाद में गिरती है। उसने गेंदें गिराई और समय देखना। अब समय, उस समय घड़ी का आविष्कार ही नहीं हुआ था। घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तो फिर समय का कैसे अनुमान लगाए? तो नब्ज से, घड़ी न होने के कारण नब्ज की धड़कनों से ये अनुमान लगाया गया समय का, कि नाड़ी की गति से समय का पता लगाया गया। और
आश्चर्य हुआ बाद में सभी को कि वो गेंदें तो छोटी हो बड़ी हो सब करीब करीब एक ही समय पे गिर रही हैं। तो इसका बड़ा उत्साह बढ़ा इस व्यक्ति का, और इसने फिर अपना सिद्धांत आगे बढ़ाया। इसने कहा कि अगर हवा भी न होती, ये रुकावट अगर कोई चीज है, पत्ती अगर देर में गिर रही है तो उसका कारण हवा है। पत्थर जल्दी गिर रहा है क्योंकि उसका कारण उसका वजन ज्यादा है। अगर हवा न होती तो दोनों साथ गिरते। अब ये तो विश्वास कौन करता उस जमाने में? उस जमाने में जब ये बात हो रही है, और कोपरनिकस उस समय कह चुका था कि ना भाई, कोई स्वर्ग लोक वगैरह नहीं है, ये तो पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर घूमती है, सारे ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं, ये तो सूर्य केंद्रित एक उसने अपना सिद्धांत दे दिया था। और इतना भय उस समय था धर्म का कि धर्म के उस भय में ये हो गया कि इस बात को कहने पर तो बहुत दंड मिलेगा। तो पांडुलिपि छिपाए हुए घूमता था। 1543 में जब वो मृत्युशैया पर था, इतना बीमार पड़ गया था, तो उसने सोचा नहीं था कभी, उसने अपने दोस्त को कहा था कि इसको जला देना, ख़त्म कर देना। लेकिन दोस्त ने, जैसे काफका की डायरियों के लिए, काफका की कहानियों के लिए कहा जाता है आज विश्व का इतना महान कथाकार काफका है, ठीक वैसे ही कोपरनिकस के साथ हुआ। उसके दोस्त ने उस पांडुलिपि को छपा दिया और उसकी मृत्युशैया पर लेके भागा हुआ आया कि कोपरनिकस, कोपरनिकस देखो, तुमने जो कुछ पता लगाया है मैंने उसको प्रकाशित करा लिया, तुम्हारी किताब छप गई है। पता नहीं कोपरनिकस उसको समझ पाया या नहीं समझ पाया, उसने अंतिम सांस ली। लेकिन दुनिया में उस दिन एक नई सांस शुरू हुई। दुनिया का पूरा सोच बदलने की एक नया सिद्धांत सामने आया। वो था कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। इसको कहा गया था, और इसको कहते कहते इटली की सड़कों पर एक जो है व्यक्ति था जो लगातार इसका प्रचार कर रहा था। इसको धर्म के खिलाफ माना गया, लोगों ने इसे पकड़ लिया। भीड़, आप जानते हैं भीड़ ने क्या किया, लिंचिंग कर दी उसकी। उसका नाम था जियोर्दानो ब्रूनो। जियोर्दानो ब्रूनो को पकड़ करके चौराहे पे ले जाया गया और एक खंबे पर बांध करके उसे जिंदा आग में जला दिया गया कि ये झूठ बोलता है, स्वर्ग है, वहाँ ईश्वर है, प्रभु का निवास है, और ये कहता है कि पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों ओर घूमती है, कोपरनिकस की हाँ में हाँ मिला रहा है। उसको खत्म कर दिया गया। और जब इटली के जिस आदमी की मैं बात बता रहा था, और जो पीसा की मीनार पर चढ़ गया था और जिसने ये बताया कि अरस्तु की बात सही नहीं है, वो महान वैज्ञानिक था गैलीलियो गैलीली। उसने ये कहा, और आपको पता है उस पर किस तरह ब्रेख्त का नाटक है, आप लोगों ने उसको भी देखा होगा, और किस तरह गैलीलियो को कितना कष्ट दिया गया, उस पर मुकदमा चलाया गया, उस पर नज़रबंदी लगा दी गई, वो कैद रहा अपने ही घर में, और उसी तरह उसका अंत हुआ। लेकिन उसी गैलीलियो ने फिर उसी भी जो 1609 में उसने एक छोटी सी दूरबीन बना ली। वो दूरबीन बना के उसने आकाश की ओर देखा। वो देख के हैरान रह गया कि वो चंद्रमा को देख रहा था, और चंद्रमा पर उसे देखा कि पहाड़ हैं, मैदान हैं, घाटियां हैं। और ये उसने कहा कि वहाँ कोई स्वर्ग नहीं है, हमारी धरती के तरह वहाँ भी एक धरती है, चाँद जो है वो हमारी पृथ्वी की तरह है। ये तो और भी बड़ा गुनाह हो गया। लेकिन उसने कहा, उसने पता लगाया, उसने जब शुक्र ग्रह को देखा अपनी छोटी सी दूरबीन से, तो उसके ऊपर इतने दबाव आ चुके थे कि उसने एक कागज में लिखा, उसने एक कागज में लिखा जो उसकी मृत्यु के कई साल को पढ़, लैटिन भाषा में उसमें उर्दू की तरह दाएं से बाईं ओर लिख रखा था, और संयोग से वो एक दर्पण के सामने आ गया। तो उसमें गैलीलियो ने लिखा हुआ था, सौंदर्य की देवी भी अपना रूप बदलती है। सौंदर्य की देवी कौन है? सौंदर्य की देवी है वीनस। वीनस कौन है? हमारा शुक्र ग्रह। आजकल आप देखिएगा, आजकल शाम को खूब चमकता हुआ एक तारे की तरह दिखाई देता है, जबकि वो ग्रह है शुक्र ग्रह। शाम को सूर्योदय के आसपास देखिएगा, उसके बाद देखिएगा चमकता हुआ।
उस शुक्र ग्रह के लिए उसने कहा कि वो भी अपना रूप बदलता है, माने उसमें कलाएं होती हैं। उसमें कलाएं ठीक जैसे चंद्रमा में कलाएं होती हैं, वैसे उसमें भी कलाएं होती हैं। उसने बृहस्पति को देखा और उसके 4 चांद खोज निकाले, वो गैलीलियन मून्स कहलाते हैं आज। अब मैं इतना क्यों बता रहा हूं? इसलिए क्योंकि इसने दुनिया के सोचने में एक पूरा परिवर्तन ला दिया। इसलिए विज्ञान की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है, आधुनिक विज्ञान की। मैं प्राचीन विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ। आधुनिक विज्ञान की शुरुआत उस दूरबीन से देखे गए उस बहुत बड़े तथ्य का पता लगाने में माना जाता है कि जिससे एक बहुत बड़ी परिकल्पना जो है वो बदल गई। जो कल्पना पहले से की जाती थी स्वर्गलोक की, स्वर्गलोक, पाताल लोक, मृतलोक, ये तमाम तो वो जो है वो कल्पना बदल गई। अब इसी जगह जो है यहां से शुरुआत मानते हैं, चलिए विज्ञान की, आधुनिक विज्ञान की शुरुआत यहां मानते हैं। लेकिन इसमें कई लोग कहते हैं कि लेकिन हमारे देश में तो सब कुछ हुआ, हमारे देश में भी तो विज्ञान बहुत चरम पर था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है दस्तावेज, प्रमाण। हम कितना ही परिकल्पनाएं करें उड़न खटोलों की, और हम कितनी ही परिकल्पना करें कि सर्जरी की और मनुष्य के सिर पर हाथी का सिर लगा देने के सब कुछ, लेकिन इसका कोई तथ्यात्मक प्रमाण नहीं मिलता। साथियों, विज्ञान में केवल कहना कहना नहीं चलता है, विज्ञान में प्रमाण चाहिए, उसमें तर्क चाहिए। आप साबित करेंगे, उसके बाद प्रयोग से साबित करेंगे। इसमें जब प्रयोग किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, उसका अवलोकन किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, और उस विश्लेषण के बाद आप जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जिस नतीजे पर पहुंचते हैं, वो नतीजा विज्ञान का एक सिद्धांत होता है, एक थ्योरी होती है। यह ज़रूरी नहीं है कि वो सच के करीब पहुंच गया हो। ऐसे तमाम वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने इस तरह की थ्योरीज दी, इस तरह के सिद्धांत बनाए, लेकिन आगे आने वाले समय में दूसरे वैज्ञानिकों ने उस सिद्धांत को बदल दिया, उससे एक कदम और आगे बढ़ गए। तो विज्ञान में सबसे बड़ी बात क्या होती है पता है? विज्ञान में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब किसी सिद्धांत को तोड़कर उससे आगे बढ़ा जाता है तो उसका जश्न मनाया जाता है, उसका उत्सव मनाया जाता है। जिस विज्ञान की जिस अवधारणा को जो वैज्ञानिक वहाँ तक लाया था, उसकी जय जयकार करते हुए अगला वैज्ञानिक जो है उसका भी उसी उल्लास से जो है स्वागत किया जाता है। इसलिए विज्ञान बदलता रहता है, विज्ञान परिवर्तनशील है। लेकिन धर्म में आपको मालूम है, पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ पूरी दुनिया में तमाम तरह के धर्म हैं। उनमें एक धर्म ग्रंथ है, उनका अपना अपना धर्म ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ में जो कुछ लिखा है वो अकाट्य होता है, वो पत्थर की लकीर होता है। कोई धर्म ग्रंथ है माना, वो 1000 साल पहले लिखा गया। अब आज आप सोचिए, आप 21वीं शताब्दी में हैं, 1000 साल पहले की क्या दुनिया रही होगी, किस तरह का पर्यावरण रहा होगा, कितनी आबादी रही होगी, कितना ज्ञान उस समय प्राप्त हो चुका होगा, उस सब को सोचिए उसके बारे में। और तब उसमें एक परिकल्पना करके आस्था से एक धर्म ग्रंथ लिखा गया। समय समय पर उस धर्म ग्रंथ में परिवर्तन आप जानते हैं नहीं होते हैं। इसलिए वो जो नियम होते हैं, वो जो कुछ कहा गया है, वो जब कहा गया था तब से ही लगातार चलता है। तो विज्ञान और धर्म का अंतर मैं ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ कि विज्ञान में बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, और धर्म में जो कुछ कहा गया है वो अकाट्य माना जाता है, वो पत्थर की लकीर होता है। इस तरह विज्ञान को, जो मैंने बताया कि आधुनिक विज्ञान जो पश्चिम से आया और किस तरह उसमें ब्रूनो को भी खत्म कर दिया गया, या क्या कितने लोगों ने उसमें जान दी, वो सब अपनी जगह है। तो फिर हमारे देश में क्या हुआ? आखिर हमारे वैज्ञानिक भी तो कुछ करते रहे होंगे। हाँ, करते रहे।
मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अतीत को शून्य मान के चलता है। मैं नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता क्योंकि अगर बेबीलोन का इतिहास हो सकता है, रोम का इतिहास हो सकता है, दुनिया के किसी भी देश का इतिहास हो सकता है, चीन का इतिहास हो सकता है, तो मेरे देश का भी इतिहास हो सकता है। तो उस इतिहास का प्रमाण जो है वो कहां से आएंगे? हमारे यहां सबसे बड़ी बात रही है एक मौखिक परंपरा। मौखिक परंपरा में तमाम ऋचाओं से, तमाम काव्य की तमाम पंक्तियों से हमें ये ज्ञान दिया जाता रहा है, ब्रह्मांड के बारे में, विश्व के बारे में, इस सारी पृथ्वी के बारे में, मनुष्य के बारे में, हमारे पर्यावरण के बारे में, हमारे स्वास्थ्य के बारे में, तमाम दुनिया भर की बातों के बारे में वो मौखिक था, जो कि आगे चल के जब उसमें प्राकृत भाषा आई या उसके संस्कृत आई, तो उनमें जब लिखित की परंपरा हुई तो उसको लिखित में लाया गया और वो ग्रंथ बने उसमें से। मैं इतिहास की जब तलाश करता हूँ, अगर मैं प्राचीन संदर्भ चीन के देखता हूँ या बेबीलोन और रोम के देखता हूँ, तो फिर मैं अपने यहाँ भी देखता हूँ। मैं अथर्ववेद संहिता का जब श्लोक पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है ये मौखिक परंपरा में उस काल की बात हो रही है, ये ईसा पूर्व की कितनी शताब्दियाँ पहले की बात हो रही है। उसमें एक ऋषि कह रहा है, ऋषि क्यों? सिंधु में आप्लावन हो चुका था, सारी सिंधु नदी में इतनी भयंकर बाढ़ आई थी कि सब मोहनजोदड़ो उजड़ चुका था। केवल जंगल थे, जंगलों में कुटियाएं थी जिनमें लोग रह रहे थे, वो लोग पशुचारक थे। उन लोगों का अपना एक संस्कृति थी जिसमें वो पूजा पाठ करते थे, वो पशु पालते थे, पशुचारक जो है, इसलिए वो लोग रहे। तो उसी में उन लोगों ने इस विश्व और इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोचा, और जो कुछ सोचा उसको सोच करके उन्होंने धीरे धीरे अपनी ऋचाओं में बदला, और ऋचाओं से बदल करके वो आगे चल करके ग्रंथों के रूप में सामने आया। तो उसमें से एक ऋचा में अथर्ववेद संहिता की पढ़ रहा था, तो उसमें दिया हुआ था, व्रीहि मत्तम यौ मत्तमथो माश मथा तिलम। हे दांतों, बच्चे के 2 दांत आए हुए हैं, उसका अन्नप्राशन हो रहा है, और उसमें कहा जा रहा है, हे दांतों, तुम पहले व्रीहि, तुम पहले चावल खाओ, फिर जौ खाओ, फिर माश यानी उड़द खाओ, और उसके बाद तुम तिल खाना। जब मैं अपने आधुनिक विज्ञान, अपने आज के समय का देखता हूँ, तो पता लगता है कि अरे ये तो हमारी फसलें हैं जिनकी उत्पत्ति हमारे ही देश में हुई, ये हमारे देश की फसलें हैं। हमारी इसमें गेहूँ नहीं है, इसमें चावल है जो हम जिसका जन्म जो है हमारे देश में हुआ, इसमें जौ है जिसका जन्म हमारे देश में हुआ, उड़द हमारे देश की है, तिल हमारे देश का है। इसमें न मक्का है, न गेहूँ है, न इसमें पपीता है, न इसमें टमाटर है, न सेम है, कुछ नहीं है। तो उस समय हमारे यहाँ जो था, मुझे लगता है उस मौखिक परंपरा में जो ये बात कही गई होगी, तो विज्ञान में मैं उसको एक आधार मानता हूँ कि हमारी फसलों का उसमें जिक्र हुआ। ऐसे ही ऋग्वेद में जो है वो सीता कहते थे हल के फाल को, कि धरती की कोख तैयार है, अब तुम बीजों का वपन करो, और सीता मतलब जो है से वो कूण बनाओ, उसमें लकीर खींचो और तुम बीजों का वपन करो। इस तरह से दिया हुआ है। माने एक हल का, जिस प्रकार का हल उस समय बना होगा, वो हल का आविष्कार हुआ होगा, और उसके बाद बीजों का वपन करने की माने कृषि का प्रारंभ हो चुका होगा। कृषि का प्रारंभ हम लोग मानते हैं करीब 10,000 साल पहले, तो कृषि का प्रारंभ हुआ होगा। ऐसे तमाम है, ऐसे आयुर्वेद के तमाम मतलब जो है इतना बड़ा क्षेत्र रहा, या जो आयुर्वेद का तो हुआ, इसके अलावा सर्जरी में जो है इतने जो उपकरण कहीं नहीं बने जितने भारत में सुश्रुत ने बनाए। इस तरह के ये तमाम चीज़ें हैं जिनको अगर सही ढंग से हम इन दस्तावेज़ों को, इन चीज़ों की प्रामाणिकता पर काम करें, शोध करें, तो हमारा एक बहुत अच्छा इतिहास तैयार होता है। हम सिर्फ केवल हमारे यहाँ हुआ वाला कह के नहीं कर सकते हैं, हमें उनकी प्रामाणिकता खोजनी चाहिए। और ये तमाम ग्रंथ उपलब्ध हैं तमाम। मैंने प्रसूत विज्ञान पर तक देखे हैं, जो गुरुकुल कांगड़ी से तैयार हुए प्राचीन ग्रंथ, किस तरह उन्होंने अनुवाद किया, कैसे। तो
कहने का मतलब ये है जो विज्ञान, मैं शायद विज्ञान के बारे में कुछ ज़्यादा इधर उधर से ले आया हूँ ये, और इसलिए मैं अन्य देशों का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि विज्ञान पर एक अवधारणा कैसे बनी और विज्ञान सिद्धांतों पर कैसे सामने आया और कैसे व्यावहारिक रूप से धीरे धीरे वो आगे बढ़ा। अब विज्ञान जब आया तो विज्ञान मोटे तौर पर हमें कहते विज्ञान है क्या? विज्ञान अगर एक शब्द में कहूँ तो इस विशाल प्रकृति, ये जो कायनात है, इसके हर रहस्य का पता लगाने वाला जो विषय है वो विज्ञान है। विज्ञान उन गूढ़ रहस्यों का पता लगाता है कि प्रकृति में ये जब कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है। उस प्रकृति में आप और हम भी शामिल हैं। हम भोजन क्यों कर रहे हैं, हम सांस क्यों ले रहे हैं, हमारा हृदय क्यों धड़क रहा है, उसमें सूर्योदय क्यों हो रहा है, सूर्यास्त क्यों हो रहा है, या आसमान में ये जगमगाते हुए तारे क्या हैं, ये चंद्रमा रात को क्यों आ जाता है, इसकी जो चांदनी है शीतल क्यों है। ये तमाम बातें सारी जो हैं, हमारी फसलें, हमारी नदियाँ, हमारा पानी, हमारे समुद्र, हमारे समुद्री जीव, हमारे पहाड़, हमारे तमाम घाटियाँ, हमारे जंगल, हमारे तमाम वो परिंदे, लाखों लाख तरह की चिड़ियाएँ और तितलियाँ, वो फूल, वो सब कुछ, जो कुछ हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, वो दुनिया, वो मैं विज्ञान की दुनिया मानता हूँ। और उसके बारे में विज्ञान कितना पता लगा रहा है आपको बताऊं मैं। बच्चा सबसे बड़ा वैज्ञानिक होता है जिस समय बच्चे को समझ आती है और वो चीज़ों के बारे में सोचने लगता है। जिस समय वो अपने हाथ से उठा के एक गिलास पटक देता है, वो उसका पहला प्रयोग होता है। गिलास टूटने से जो उसको खुशी मिलती है, क्योंकि वो जानना चाहता है ये क्या है, ऐसा क्यों है। वो किसी चीज़ को बाहर फेंक देता है, वो पानी को या दूध को गिरा देता है, इसलिए क्योंकि वो जानना चाहता है यह सब कुछ क्यों हो रहा है। बच्चे के अंदर जितनी जिज्ञासाएं हैं, वो सारी जिज्ञासाएं एक वैज्ञानिक की जिज्ञासाएं हैं। इसलिए बच्चा विज्ञान में तभी आगे बढ़ेगा। मैं विज्ञान को जीवन का हिस्सा मानता हूँ, इसलिए बच्चा माने वो सारा ही है। मेरे लिए आर्ट्स और साइंस नहीं होता है। मैं प्रकृति को समझने के प्रयास को विज्ञान मानता हूँ और उसके लिए कोई आर्ट्स सब्जेक्ट या साइंस सब्जेक्ट की बात नहीं करता हूँ। हम में से कौन कितना समझ रहा है। अभी आज की तारीख में हम कह रहे हैं कि ये वायरस है और इसके कारण ये महामारी फैली है। कोविड-19 जो है वो एक वायरस है। अरे वायरस है तो फिर पहले तो भूत प्रेत की बात कर रहे थे हम, क्या हुआ उसमें। एक थे एंटनी वान ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने जो है, जानते हैं आप ल्यूवेनहॉक कौन थे? कपड़े का व्यापारी था एक। उस समय ये नहीं थे तमाम पोस्टें बनी हुई हैं और ओहदे मिल रहे हैं लोगों को, इस तरह का तो था नहीं। वो तो कपड़े का व्यापार करता था, उसकी दुकान थी, कपड़े बेचता था, कपड़ा जो है तो। लेकिन उसको शौक हुआ और उसने लेंस घिसे और उसको लगा कि इससे जो है, अरे उसने एक लेंस घिसा और उसने देखा चीज़ें बड़ी दिखाई दे रही हैं इससे, और वो बनाता चला गया। आपको आश्चर्य होगा, उसने कम से कम 500 लेंस ऐसे बना डाले जो कि कई कई गुना बड़ा करके चीज़ को दिखा देते थे। वो इस तरह से उसकी रुचि होगी सारी। और वो जो कुछ काम करता था, वो काम करते हुए अपने लेंस और मैंने क्या देखा ये सब कुछ लगातार लिखता था रॉयल सोसाइटी लंदन को। रॉयल सोसाइटी वैज्ञानिकों की पहचान, जो रॉयल सोसाइटी के फेलो कहलाते हैं ना, रॉयल सोसाइटी पहचान देती थी कि ये वैज्ञानिक है। लेकिन वो तो कपड़े का व्यापारी था। लेकिन वो रॉयल सोसाइटी का फेलो बना, ये कहलाती है ईमानदारी, ये कहलाती है सच्चाई। उसने जो खोज की, जब उसने गंदे तालाब की एक पानी की बूंद को एक लेंस के नीचे अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, तो देखा कि उसमें तो तमाम जीव जो है वो चल फिर रहे हैं। वो डच था, अपनी भाषा में उसने कहा कि इसमें तो लघु जो है वो प्राणी घूम रहे हैं, छोटे छोटे जानवर इसमें घूम रहे हैं।
इसलिए अंग्रेजी में जब उसका अनुवाद किया गया तो उसको एनिमल क्यूल कहा गया। एनिमल तो प्राणी हो गए बड़े, एनिमल क्यूल जो सूक्ष्म प्राणी हैं वो नाम रख दिया गया। अब एनिमल क्यूल का पता लग गया, अब लोगों का माथा ठनका कि इसके माने ये तो कोई अदृश्य दुनिया है जिसको हमारी आंखें देख ही नहीं रही। इस तरह साथियों पहली बार एक अदृश्य दुनिया का रहस्य खुला। हमारी दुनिया में एक अदृश्य दुनिया जिसको हम अपनी कोरी आंखों से देख नहीं सकते, उसके रहस्य का पता लगा कि एक दुनिया और है जो सूक्ष्म जीवों की दुनिया है, और उस दुनिया में बहुत ही सूक्ष्म आकार के जीव हैं जो इस हमारे ही आसपास रहते हैं, हमारे शरीर पर भी रह सकते हैं। तो आगे जाके पता लगा कि हमारे पेट में भी रहते हैं, हमारे शरीर पर, हमारी त्वचा पर, तमाम कहाँ कहाँ रहते हैं। दही हम खाते हैं, दही बनता है तो वो एक बैक्टीरिया का कारण कैसे बनता है, ये तमाम चीज़ें। उसके बाद हम डबल रोटी आज खाते हैं, खमीर उठ रहा है, तो ये तो आगे की बातें हुई। लेकिन उस दिन ये पता लग गया कि एक सूक्ष्म दुनिया और है करके। तो अब वैज्ञानिकों ने कहना शुरू किया कि भाई इनसे रोग हो सकते हैं, बीमारियां महामारियां इनसे हो सकती हैं। इसमें बैक्टीरिया है, इसमें वायरस हैं, इसमें पैरासाइट्स हैं, इसमें फंगस हैं, फंजाई है, तो और इसमें एल्गी है, काई। ये 5 तरह के जो है सूक्ष्म जीव जो है जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, इतने छोटे हैं। और मुख्य रूप से इसमें से बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट में से प्रोटोजोआ पैरासाइट जो है वो मलेरिया पैदा करता है हमारे यहाँ। जो मलेरिया होता है उसका कारण है वो। बैक्टीरिया जो है हैजा होता है, बैक्टीरिया का पता लगा इसमें से। और इन्फ्लुएंजा जो है ये जिस फ्लू से हो रहा, जो फ्लू हो रहा है, ये वायरस से हो रहा है। अब वायरस इतना सूक्ष्म है कि जीवाणु माने बैक्टीरिया तो फिर भी दिखाई दे रहा है, उसकी कोशिका है, चल फिर रहा है। लेकिन ये जो वायरस है ये इतने सूक्ष्म, एक धूल के कण की तरह से है, इतना सूक्ष्म कि लगता ही नहीं कि ये जीवित है करके। ये जीवित तब हो उठता है साथियों जब ये मनुष्य की कोशिका के संपर्क में आता है। इसीलिए कहते हैं आजकल कि मुंह पर मास्क बांध के रखिए, नाक मुंह बंद रहे, आँख के पानी को भी जो है न मिले, चश्मा पहन लीजिए, अपने हाथ धो लीजिए। इसलिए क्योंकि अगर इस पर सारा ये वायरस रहेगा ना, तो ये किसी तरह भीतर अगर पहुंच गया, हमारे गले में पहुंचने पर जो है बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। वहाँ से फेफड़ों में पहुंच जाएगा, फेफड़े में पहुंच के ये निमोनिया पैदा कर देता है, और गले में ये गले को सुझा देता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, और देख नहीं पा रहे हैं, हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो ये सक्रिय होता है, ये जाग उठता है। ये एक बीज की तरह, जैसे नमी धरती में मिली और बीज अंकुरित हो गया, इसमें ये कोशिका से मिला, उसकी दीवार से भीतर पहुंच गया। अब सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या होती है, ये करता क्यों है ऐसा? ये बीज की तरह नहीं है। बीज का सिर्फ उदाहरण मैंने ऐसे दिया कि ये सही जगह पा करके उगता है करके, उसमें पनपता है। इसके भीतर क्या है कि जो विधाता ने, जो प्रकृति ने एक भाषा लिखी हुई है, उसकी 12 खड़ी कहलाती है, जिस भाषा में हम सबके, मैं देवेंद्र मेवाड़ी हूँ, मेरी हर कोशिका में ये लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति ऐसा होगा, ये व्यक्ति ऐसा दिखेगा, इसकी ऊंचाई इतनी होगी, इसके बाल ऐसे होंगे, इसकी आंखें ऐसी होंगी, ये सब कुछ सारी जानकारी मेरी जो है, जैसे कंप्यूटर के आप जो है पेन ड्राइव में जैसे रखते हैं, मेरी कोशिकाओं की पेन ड्राइव में ये सारी जानकारी रखी हुई है। कहाँ से आई ये जानकारी? ये जानकारी मेरे माता पिता से आई, दोनों से आई और मिल करके एक बन गई, और उनसे मेरा जन्म हो गया। दुनिया के हर व्यक्ति का जन्म इसी तरह से हुआ है। तो ये जो जानकारी है जब वायरस के भीतर है, तो वो जानकारी चुप पड़ी हुई है, और उसके बाद ज्यों ही वो पनपने लगता है, तो उस जानकारी से अब अपने को मल्टीप्लिकेशन, अपना वो बढ़ने लगता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 64, और ये सबको करते वो लाखों लाखों में बन जाता है। लाखों लाखों जब इस की संख्या में बन जाता है, और दिखाई फिर भी नहीं दे रहा है, और पता लगा कि इसने आक्रमण कर दिया, बीमार कर दिया, और जो है इसने इन्फ्लुएंजा फैला दी, कोविड
19 की महामारी फैल गई। तो ये जो अदृश्य संसार सूक्ष्म जीवों का है, जिसमें से एक खतरनाक वायरस इसमें आया है, इसके कारण हम लोग, पूरी दुनिया जो है इस समय लॉकडाउन में है। जरा कल्पना कीजिए, आज से क्या आप 2-4 महीने पहले, 6 महीने पहले क्या आप ये सोच सकते थे कि सारी दुनिया में, पूरी दुनिया का एक एक आदमी मुंह पे मास्क पहन के घूमेगा? अकल्पनीय था, कभी नहीं सोचा था ऐसा। और कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से एक दैहिक दूरी भी बनाई जाएगी। हमें कम से कम 6-6 फुट का फासला रखना होगा, ताकि छींकने पर वो वायरस जो है हमारे पास तक न पहुंचे। इसलिए जो है हम लोग सारे जो है इन चीज़ों का सामना कर रहे हैं, इन परिस्थितियों का। और हाथ धोना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम हाथों से ही अधिकतम काम करते हैं, हमारे हाथ सतहों से छूते हैं, तमाम हम छींकते भी हैं तो हाथ लगा लेंगे। ये सब इसलिए ज़रूरी है कि हमारे हाथ कहीं बाहर से आके किसी चीज़ को पकड़ के वो सब, घर आते ही हम साबुन से हाथ धो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, जो एक वैज्ञानिक तथ्य पता लगाया गया है, कि ये वायरस साबुन से अच्छी तरह हाथ धो लेने पर ये बह जाता है। इसलिए जो है हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। मुंह नाक वगैरह बंद होने से, आँखें चश्मा पहनने से ये भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो ये हमारी सुरक्षा के लिए एकमात्र यही इलाज आज है। अभी ये घोषणा होनी शुरू हुई है कि शायद वैक्सीन कहीं पे बना लिया गया है, कोई देश बना रहा है, हो सकता है कई देश बनाएं, हो सकता है जिस देश ने बनाया है उसी को मल्टीनेशनल कंपनियां कल को करोड़ों अरबों अरबों डॉलर का व्यापार करते हुए पूरी दुनिया में पूरी आर्थिक स्थिति एक बदल दें, पूरी आर्थिकी बदल जाए दुनिया की। ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन जो मेरा विषय बताया गया कि इतनी बातें करते हुए कि हमारी दुनिया तो ये हुई कि हमने मास्क पहन लिए, हाथ धो लिए, और उसके बाद हम अपने घर भीतर हैं। हमारे बच्चों का क्या हुआ? बच्चे जो कि रात दिन बाहर खेलने कूदने का स्वप्न देखते हैं, जो लगातार खेल कूद में लगे हैं, माता पिता से भी लड़के बाहर भाग रहे हैं कि नहीं मुझे खेलने जाना है, तमाम तरह के खेल वो खेल रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, बाजार में घूम रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें तो ख़त्म हो गई। तो सबसे बड़े जो परिवर्तन आया है वो बच्चों की दुनिया में आया है। बच्चों की दुनिया में उस दिन परिवर्तन उस दिन भी आ गया था जिस दिन उनके हाथ में उन्होंने देखा मोबाइल आ गया है। माता पिता ने अरे बात मत कर लो, मोबाइल पकड़ो, मोबाइल इस तरह पकड़ाना शुरू कर दिया। जिस दिन वो टेलीविज़न पर जो है आंखें फाड़े हुए लगातार घंटों तक टेलीविज़न देखने लगे, जिस दिन वो कानों में सारा हेडफोन लगा करके लगातार म्यूज़िक सुनने लगे, डॉक्टरों ने हिदायत दी है कि 40 साल के बाद आज की पीढ़ी के बच्चे कान नहीं सुन पाएंगे, इनके कान बेकार हो जाएंगे, ये आँख नहीं देख पाएंगे, इन्हें चश्मा पहनना पड़ेगा काफ़ी मोटा। फिर ये जो गैजेट्स हैं, जो आधुनिक सुविधाएं हैं, जब तक इनके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं होगा, संयमित रूप से हम इनका उपयोग नहीं करेंगे, तब तक बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक हैं। बीच में मैंने खबर पढ़ी थी 2 बच्चे तो अस्पताल में इसलिए भर्ती कर दिए गए कि वो वीडियो गेम खेल रहे थे लगातार, और खेलते हुए वो यहाँ तक कि वो वॉशरूम तक नहीं जाते थे, वो कपड़े ही भिगा देते थे, उन्हें खाने की सुध नहीं थी, उन्हें सोने की सुध नहीं थी, और आखिर में वो मनोवैज्ञानिक रूप से इतना बीमार पड़ गए कि उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। तो इस अति से बचाने के लिए बच्चों को पूरे गैजेट्स में भी नहीं बैठा देना है। एक और चीज़ हुई है, कई बार लोग कहते हैं हमारा बच्चा तो डिस्कवरी चैनल देखता है, और डिस्कवरी चैनल देखते हुए हम ये मानते हैं जैसे एक एलीट क्लास की बातें होती हैं कि साहब वो इसमें तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। सच्चाई क्या है? डिस्कवरी चैनल में उसने बहुत शानदार फूलों की दुनिया देखी, फूलों की घाटी की सैर कर रहा है। क्या किसी फूल को छुआ उसने? क्या किसी फूल को खुशबू उसने ली? वो गुलाबों के बीच घूमता रहा लेकिन क्या गुलाबों की खुशबू उसको आई? वो चिड़ियों को उड़ते हुए देखता रहा, लेकिन क्या उन चिड़ियों को करीब से उसने देखा? नहीं।
उसने फसलों को देखा, उसने पेड़ पौधों को देखा, उसने नदी की कलकल देखी, सब कुछ देखा, लेकिन एक आभासी दुनिया में देखा, एक ऐसी दुनिया में जो उसके सामने से गुजर गई और उसके 1 घंटे के बाद उसे नहीं पता है वो कहाँ कहाँ क्या हुआ। ये याद कब रहता है? ये याद तब रहता है जबकि उसकी इबारत होती है, जब वो किताब में होता है। एक कविता हमको हिला कर रख देती है। मैं अभी एक कविता पढ़ रहा था जो हॉर्नबिल पर थी, धनेश पर, ग्रे हॉर्नबिल, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। वो केरल के एक दूरस्थ गांव के एक कवि ने लिखी हुई है। मुश्किल से शायद 10 लाइनों की वो कविता होगी, लेकिन उस 3 रात में सो नहीं पाया उसमें से। वो इतनी मार्मिक कविता थी। वो जो चिड़िया है धनेश, वो क्या करती है कि जब उसकी पत्नी के पैर भारी हो जाते हैं तो दो जो नए उड़ते हैं और वो एक ऐसा बिल खोजते हैं जहाँ की पत्नी को रहना है, जहाँ वो अंडे देगी, अंडे सेएगी और उसके बाद उसमें से बच्चे निकलेंगे। ये सब कुछ माँ देखेगी, तो माँ के लिए उस बिल के चारों ओर का दीवार बना करके अपनी बीड़ से मिट्टी लाता रहता है धनेश नर, वो लाला के, और वो दीवार चिन दी जाती है। एक छोटा सा छेद छोड़ा जाता है जहाँ से एक लगातार खाना लाता है और अपनी पत्नी को भोजन देता रहता है। और समय आने पर उसमें से प्रकृति ने ये कर रखा है, एक साथ बच्चे नहीं निकलते हैं, एक एक करके निकलते हैं। एक अंडे से एक बच्चा निकलता है, वो बाहर आता है, फिर दूसरा निकलता है। और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, जब ये माँ धनेश भीतर होती है हॉर्नबिल, तो इसके पंख गिर जाते हैं, इसके पास पंख नहीं होते। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और बच्चे बड़े होने लगते हैं, बच्चे निकल आते साथ धीरे धीरे उसके नए पंख उगते हैं। नए पंख उगते हुए उसको जब वो बाहर निकलती है तो नए पंखों के साथ निकलती है। इसके लिए सारा भोजन जो है वो नर जमा कर रहा होता है बाहर से। वो लगातार मैं अभी एक बार मंदसौर गया था, तो मुझे एक खेत में चौकीदारी करते हुए वहाँ के कालू काका मिले थे। मैंने सामने देखा तमाम धनेश वहाँ वो पेड़ में खेल रहे थे। तो मैं चाचा को यही समझा रहा था, उनको कालू काका को, कि कालू काका हम मनुष्य जो है ना, इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो कहने लगे क्या? मैंने कहा पत्नी की सेवा करना। जब पत्नी एक जिम्मेदारी संभाली हुई है तो उसमें किस तरह से पति क्या क्या काम करता है देखिए। ये सारा भोजन ये लाएगा, पूरी जिम्मेदारी ये संभाल रहा है, फिर एक बच्चा आएगा उसको भी संभालेगा, और बाद में तब पत्नी निकल करके आएगी और फिर ये लोग साथ साथ उड़ेंगे। इतना तब वो कहने लगे इतनी छोटी सी चिड़िया इतना कुछ कर रही है और हमें पता ही नहीं। तो ये जो प्रकृति में देखने का है आसपास, क्या हम जानते हैं कि ऐसा हो रहा है? क्या हमें पता है कि ये फूल क्यों खिल रहे हैं? आप ये लगाइए कि हर साल पहले के जो हमारी उम्र के लोग हैं उन्हें तो खूब पता है, जो ऋतुएं हैं वो बहुत समय पर आती थी। ऋतुएं समय पर आती थी, समय पर जाती थी। हमें मालूम होता था 7 जुलाई को हमारा स्कूल, हमारा कॉलेज खुलेगा और अब बारिशें होंगी और उसके बाद पावस ऋतु आ जाएगी। हमें पता होता था हेमंत ऋतु आएगी, शीत ऋतु आएगी। हमें पता होता था कि अब हमारे जंगलों में बुरांश के फूल खिल गए हैं और वसंत आ गया है। कोयराल के फूल, कचनार के फूल खिल गए हैं और वसंत की अगवानी कर रहे हैं, अब वसंत आ जाएगा। हमें ये पता होता था। अब मौसम बदल गए हैं क्योंकि मनुष्य की करतूतों से इतने जंगल बेरहमी से काट डाले गए हैं, कितने लाखों लाखों जीवों के घर उजाड़ दिए गए हैं। बड़ा दुख होता है आज जब हम लोग ये कहते हैं कि सेक्रेटेरिएट में और चारों ओर हमारे यहाँ बंदर आ रहे हैं। अरे कहाँ जाएं वो, बताइए? जंगल आपने काट डाले, वो बंदर आखिर कहाँ जाएंगे? उन्हें सुसाइड करना नहीं आता है। सुसाइड करना आता तो शायद बहुत सुसाइड कर लेते उसमें से। उन्हें भोजन चाहिए। वो आपकी ओर आ रहे हैं शहर की ओर कि कहीं कुछ तो खाने को मिले। उनका घर उजड़ गया है, वहाँ पेड़ ही नहीं है, वो जंगल ही नहीं है। हाथी चले आ रहे हैं गांव में, तोड़ फोड़ मचा दी। इन हाथियों का इलाज क्या किया जाए? कैसे? आप जंगल रहने दीजिए ना, आप जंगल बढ़ाइए।
आपके आसपास अगर घने जंगल होंगे, जो बंदर खाते हैं वो फल फूल होंगे, तो बंदर क्यों आएंगे आपके पास? वो पहले तो नहीं आते थे। हमारे पुरखों ने तो हमें नहीं बताया कि सारे गांव में जो है बंदर फसल उजाड़ गए। नहीं आते थे, इसलिए नहीं आते थे क्योंकि उनके पास भरपूर जंगल थे। उन्हें शौक नहीं है कि आकर के डबल रोटी मांगें और हमारे तवे पर पकी हुई रोटी के लिए बंदर चला आ रहा है, ऐसा नहीं होता था। तो हमें प्रकृति में जब तक हम साथ मिलके नहीं रहेंगे, हर जीव को जो है प्रकृति ने हक दिया है। आप ये सोचिए कि प्रकृति केवल हमारी है, प्रकृति माँ है और सभी उसके बच्चे हैं, सभी उसकी संतान। इसलिए जो है वो सबको बराबर प्यार देती है, उसका इंतजाम कर रखा है, सारी व्यवस्था है। उस व्यवस्था को बने रहने देना चाहिए हमने। इसलिए अभी आज की तारीख में जो सब कुछ बदल गया है और फिर से बदलने जा रहा है, क्योंकि लॉकआउट अब धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता हुआ फिर लाखों गाड़ियां सड़कों पर निकल आई हैं। यमुना में जहां मछलियां दिखने लगी थीं, दिल्ली का जो आसमान नीला दिखाई देने लगा था और जिसमें तारे झलकने लगे थे, तारे दिखते नहीं थे, दिल्ली के बच्चे तारे नहीं देख सकते थे, जिसमें लाल रंग का सूरज उगने लगा, जिसमें शाम को एक चांदी का रजत, एक जो है चांदी के थाल की तरह का एक बड़ा सा चांद निकल आता था। सुपर मून, इतना खूबसूरत बड़ा सा मून कभी नहीं था जितना इस बार दिखाई दिया, क्योंकि वायुमंडल साफ हो गया था। वायुमंडल साफ होकर के हवा इतनी साफ हो गई कि मुझे लगता था जैसे मैं पहाड़ों में गया हूँ और वहाँ सांस ले रहा हूँ। बालकनी में खड़े होकर के हम इतनी सांस ले सकते हैं क्योंकि उसमें से प्रदूषण गायब हो गया है। तो फिर ये इतना बड़ा सबक प्रकृति ने सिखाया है हमें कि हमें सुधरना चाहिए, हमें प्रकृति के साथ जीने का अभ्यास करना चाहिए। बच्चे जिनकी मैं बात कर रहा था, वो घर के अंदर, हैरानी होती है किस तरह वो बच्चे अपना समय काट रहे होंगे। उन बच्चों के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी ये है कि हमें ये भी प्रकृति ने एक मौका दिया है कि हम उन बच्चों को आज इंगेज करें, उनको हम कहानियाँ सुनाएं, उन्हें हम कविताएं सुनाएं। दादी नानी कहानियाँ सुनाती थी ना। मैं देखता हूँ कि मेरे भीतर जो प्रकृति के से प्रेम करने के, जो चिड़ियों से प्रेम करने के, जो फूल न तोड़ने के, किसी पौधे को तोड़ न देने के, ये सारे जो संस्कार आए हैं वो तो मेरी माँ से और मेरे पिताजी और उन लोगों से आए हैं। माँ बचपन से मुझे सिखाती थी कि इनको पत्थर नहीं मारना चाहिए, वो तो दाना चुगने आई है, वो आकर के फिर नहीं तो जाएगी, वो तो शिकायत करेगी कि देखो मैं अपने बच्चों के लिए खाना लेने गई और वो मुझे पत्थर मार रहे थे। इसलिए बेटा उनसे जो है प्यार करना चाहिए, चिड़ियों से। हम चिड़ियों के बच्चे भी देखते थे, उनके अंडे देखते थे और उन्हीं चिड़ियों के साथ हम खुद भी पले बढ़े एक तरह से, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा थे वो। हम पेड़ों को कभी भी शाम के बाद अंधेरे में पेड़ नहीं काट सकते थे। पेड़ से अगर कुछ टहनियाँ लेनी है, घास लेनी है, तो उन्हें प्रणाम करके कहा जाता था कि हम सिर्फ अपनी ज़रूरत का ले रहे हैं। यहाँ की तरह नहीं कि पेड़ सारा सिरा भी उजाड़ दिया सब। गांव वाले जानते हैं कि उनका सिरा नहीं काटना है, टहनियाँ सिर्फ ट्रिम कर देनी है, उससे काम चलाना है। पेड़ फिर से खिल जाता था, उसमें फिर से पल्लवित हो जाता था। तो इस तरह से ये जो बचपन से विज्ञान हम लोग सीखते रहे, देखते रहे, उसकी जानकारी से बच्चे तो दूर हो गए हैं। और आज की तारीख में तो वो तालाबंदी में जो है, लॉकडाउन में बिल्कुल ही घर के अंदर हैं। तो हमारे पास एक रास्ता है। वो रास्ता ये है कि हम उन बच्चों को कम से कम उस प्रकृति की कथाएं तो सुना सकते हैं, हम उनको वो प्यारी प्यारी कहानियां तो सुना सकते हैं। उन्होंने सुनी नहीं। उनको जब कहा जाता है दादी नानी कहानियाँ सुनाती थी तो उन्हें आश्चर्य होता था, कैसे सुनाती थी, क्या कहती थी। तो कोशिश करनी चाहिए हमारे अभिभावकों को, माता पिता को, जो भी बड़े घर में हैं, कि वो किसी तरह बच्चे को सुनाएं। कुछ भी कहानी अपने अपने सोचें, पढ़ें और उस तरह से उन्हें सुनाएं। बच्चों को किताबें दें। ये कितना अच्छा मौका आया है कि आपको बच्चों को किताबें देने का मौका आ गया है। बच्चे खूब पढ़ना चाहते हैं, बशर्ते कि उन्हें पढ़ने लायक रोचक किताब मिले, कहानियाँ मिले, वो ज़रूर पढ़ना चाहेंगे। बच्चों का खूब मन लगेगा उसमें। इसलिए बच्चों को
किताबें दें, बच्चों को कहानियाँ सुनाएं, बच्चों को गीत सुनाएं, बच्चों को कविताएं सुनाएं। और बच्चों को अभी जब लॉकडाउन धीरे धीरे हल्का होगा तो उसके बाद तो बाहर निकलेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपनी गैलरी में खड़े होके या अपनी बालकनी से उनको उन पेड़ों के बारे में बता सकते हैं। अभी आजकल अमलतास खिलने लगा है, उनको बताइए ना कि ये हमारा अपना पेड़ है, ये हम इसका जन्म हमारी तरह, जैसे हम भारत में पैदा हुए, अमलतास भी भारत में ही पैदा हुआ। लेकिन वो जो सामने लाल फूलों वाला गुलमोहर खिला हुआ है ना, वो कहाँ से आया पता है? गुलमोहर वो मेडागास्कर से आया है, उसकी जन्मभूमि मेडागास्कर है, वहाँ से चला आया है और यहाँ हमारे अमलतास के साथ कितने प्यार से रह रहा है। अब इसी को बच्चे को समझाइए कि मेडागास्कर का एक पता नहीं उस देश में क्या धर्म संप्रदाय है, कैसे है, वहाँ का एक गुलमोहर आके और हमारे यहाँ के अमलतास के साथ कितने प्यार से, कितना गलबैयाँ भर के कई जगह वो दोनों कितने खुश हैं, कितने मज़े से खिल रहे हैं सारा। क्या मनुष्य नहीं सीख सकता है? क्या हम नहीं सीख सकते कि मनुष्य, हम सभी मनुष्य एक हैं? आज हम गेहूं की रोटी खा रहे हैं, ये गेहूं भी पहले हमारे यहाँ नहीं पैदा होता था। हम मक्का खा रहे हैं, मक्का के भुट्टे खा रहे हैं, वो कहाँ से आए? वो तो दक्षिण अमेरिका से आए। हमारी सेम, हमारे टमाटर, हमारा आलू जो रात दिन हम लोग अपनी सब्जी में खा रहे हैं, वो कहाँ से आए? दक्षिण अमेरिका से आए। आजकल एक नीला नीला फूल जो है बहुत ही खूबसूरत खिल रहा है, जैकरेंडा, नीला गुलमोहर कहलाता है, वो ब्राज़ील से चला है। ब्राज़ील से आकर के आज हमारे देश में, मैंने देखा गढ़वाल मंडल में तो इतना स्वप्निल, पूरे पहाड़ स्वप्निल लगते हैं, जैसे पूरा पहाड़ एक बादल जैसे कोई बैठा हुआ हो पहाड़ पर, इतना स्वप्निल पूरा दृश्य, सम्मोहक दृश्य वहाँ पर दिखाई देता है। और आपके आसपास जितने कितने रंग बिरंगे जो है बोगनवेलिया खिले हुए हैं। ये बोगनवेलिया कहाँ से आया? ये बोगनवेलिया तो रियो डी जेनेरो में सबसे पहले एक महिला ने वहाँ से संग्रह किया था इसका। कौन थी वो महिला? वो एक गरीब मजदूर की बेटी थी और ख़ुद भी मजदूरिन थी। और बरगुंडी क्षेत्र जो है फ्रांस का, वहाँ वो मजदूर परिवार रहता था, अंगूर के बागों में काम करता था, बहुत ही बुरे हालातों में रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे। वहाँ से उसको एक बोटेनिस्ट थे, एक पेड़ पौधों पर उनका ज्ञान था और वो पढ़े लिखे थे, तो वनस्पति विज्ञानी उनके साथ जो है उन्होंने शादी की, तो उन्हें एक लड़की की ज़रूरत थी जो घर में काम वाम कर दे, तो ये इस लड़की को ले गए। इस लड़के ने काम वाम देखा तो धीरे धीरे आगे चल कर के फ्रांस से पहली बार विश्व परिक्रमा करने के लिए एक जलपोत जो है वो गया। उस जलपोत में जाने के लिए वनस्पति विज्ञानी को बुलाया गया। उस जलपोत का जो उसका नेतृत्व कर रहा था वो बोगनविल नाम का जो है वो व्यक्ति था, कमांडर बोगनविल करके, और उसमें ये वनस्पति विज्ञानी था। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हें तो सारे संग्रह करने पड़ेंगे, सैंपल लेने पड़ेंगे, सारे नमूने इकट्ठा करोगे पेड़ पौधों के, क्योंकि वो संग्रह करना बहुत ज़रूरी है, तो तुम एक सहायक रख सकते हो। सहायक जो है उन दिनों क्या था कि महिलाएं जो है, लड़कियां, महिलाएं, उन पर पाबंदी थी, वो पानी के जहाज़ में यात्रा नहीं कर सकती थी। तो अब क्या करें? तो बाद में ये देखा गया जिस दिन पोत चलने वाला था, जिस समय वो ठीक उसने भोरम बोरम बोरम करके जब उसने अपना आवाज़ दी और उसके बाद पोत समुद्र की ओर उतरने लगा, ठीक उस समय जो है एक युवक आ गया। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ मुझे भी ले चलो। तो उसे कहा गया कि उससे कुछ सवाल वाल पूछे गए, पता लगा हाँ इसे तो आता है भाई, पेड़ पौधों की बड़ी अच्छी जानकारी है, इसको रख लो। उसको साथ रख लिया गया और चल के, वो बड़ी लंबी कहानी है। तो वो मज़दूर लड़की जो है उसके बाद इस वनस्पति विज्ञान की सहायिका बन करके, सेविका बन करके ये चली गई उस जलपोत में। लेकिन वो तो युवक के रूप में गई। ये ताहिती द्वीपों में जब पहुँचे तब जाके ये रहस्य खुला कि अरे ये तो लड़की है। हंगामा मच गया, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। वो फ्रांस की नागरिक थी और उसको तो वहाँ छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए वो उसमें रही
और उसके बाद उस जलपोत ने पूरी दुनिया की परिक्रमा पूरी की, और ये तमाम जो है मॉरिशस होते हुए और सब जगह से इन्होंने जितने संग्रह किए थे, वनस्पति विज्ञानी मॉरिशस में ख़त्म हो गया था, लेकिन ये जो जेनेट करके थी, जेनेट जो है वो सारे नमूने लेकर के फ्रांस पहुंची, और उसके बाद जेनेट को उसका पूरा श्रेय मिला, पेंशन मिली, वो सब कुछ हुआ। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि आज अगर आप किसी भी इंसाइक्लोपीडिया में, किसी भी इंटरनेट पर खोजें, गूगल में खोजिए कि दुनिया की वो पहली औरत कौन है, वो महिला कौन है जिसने विश्व की परिक्रमा की, तो पता लगेगा जेनेट का नाम आएगा। ये वही मजदूर लड़की थी जो फ्रांस के बरगुंडी क्षेत्र के गरीब मजदूर परिवार में पैदा हुई थी, ये वही थी। तो और उसी ने जो है रियो डी जेनेरो में उसके पैरों में दर्द था, इसलिए जो है वनस्पति विज्ञानी बाहर नहीं जा सकता था। जब उसने बेहद खूबसूरत एक फूल देखा तो वो उसके नमूने लेके आई, और उसने कहा ये तो बड़ा प्यारा फूल है। ऐसा करते हैं, इसका नाम कमांडर के नाम पर रख देते हैं, और बोगनविल के नाम पर उसका नाम बोगनविलिया रख दिया गया। वो बोगनविलिया आपके आसपास चारों ओर खिला हुआ है। कहने का मतलब यह है कि बच्चों को ये कहानियां बताइए ना, बेटे जानते हो ये बोगनविलिया है जो सामने खिला हुआ है, ये बोगनविलिया, इसके पीछे तो इतना बड़ा इतिहास है। अब आप कहेंगे विज्ञान अलग है, साहित्य अलग है, इतिहास अलग है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप असली विज्ञान अगर पढ़ रहे हैं तो सभी विषय एक हैं। मैं बच्चों को पर्यावरण की बातें बताने के लिए एक टाइम मशीन में, प्रोफेसर गजानन की टाइम मशीन है, उसमें बैठा के अतीत में ले जाता हूँ, और सन 1375 में हम लोग चले जाते हैं और एक जगह एक घने जंगल में उतरते हैं वहाँ, और उतर के देखते हैं, वो कहते हैं ये कहाँ है। पता लगा फिरोज शाह तुगलक का शासन चल रहा है, ये तो वही दिल्ली है। वो कहते हैं कि लाल किला तो है ही नहीं, लाल किला तो बना ही नहीं भाई अभी। तो वहाँ आकर के वो कुशक महल में आते हैं। कुशक महल में वो शिकार करता था, किस तरह जानवरों का निर्ममतापूर्वक शिकार हो रहा है, सब हो रहा है। मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि कैसे अत्याचार हुए, कैसे जानवरों के साथ निर्मम व्यवहार हुआ विभिन्न उनमें। अकबर के समय में भी वो आते हैं, देखते हैं कि अकबर 1000 अपने चीते जो है सिखाए हुए ले जाके शिकार पर गया हुआ है, और राजपूत राजा रानियों के समय में भी गए हैं। फिर अंग्रेज़ों ने तो उसे ट्रॉफी बना दिया, कितने जानवरों को मार मार के वो अपने ड्राइंग रूम में जो है लटकाने लगे, वहाँ दिखाने लगे, उनको ट्रॉफीज़ बना दी उन्होंने। तो ये सब देखते हुए जो है वो आते हैं। फिर उनको भविष्य में ले जाता हूँ, और भविष्य में ले जा कर के पूछता हूँ उनसे कि 50 साल बाद का एक चिड़ियाघर है, चलो वहाँ चलते हैं। और वहाँ बच्चों से पूछता हूँ कि अच्छा ये बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है चिड़ियाघर में। तो बच्चे तरह तरह की कल्पनाएं करते हैं। आफ्टर 50 ईयर्स हमें तो ये दिखाई दे, हमें तो वो दिखाई दे रहा है। मैं उन्हें बताता हूँ कि मैंने जो देखा ना वो फिर मैं बताऊँगा बाद में तुमको, पहले तुम बताओ। इतनी तरह की कल्पनाएं वो करते हैं, और वो बड़ा मार्मिक भी है। मैंने एक अनाथ आश्रम था, वहाँ मैंने बोला था, तो उन बच्चों ने जो परिकल्पना की वो बहुत ही दर्द भरी वो थी। और तो बच्चे तरह तरह से वो बताते हैं, और उसके बाद वहाँ देख करके जब अंत में उन्हें पता लगता है कि अरे ये क्या है करके, तो वो लौट के आते हैं। तो उनसे मैं पूछता हूँ, दोस्तों क्या तुम्हें ऐसी दुनिया चाहिए? वो कहते हैं हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, ऐसी नहीं चाहिए। तो कैसी दुनिया चाहिए? वो कहते हैं हमें अपनी हरी भरी दुनिया चाहिए, जिसमें पेड़ पौधे हों, जिसमें चिड़ियाएँ हों, जिसमें तितलियाँ हों, जिसमें खूब सारे फूल खिलते हों, जिसमें कलकल नदियाँ बहती हों, जिसमें झरझर झरने बहते हों, जिसमें खूब अच्छे अच्छे बादल आते हों, हमें जगमगाता हुआ आसमान दिखाई देता हो। तो फिर ये सब होगा कैसे? ये तो तब होगा जब तुम वायुमंडल को साफ रखोगे, पेड़ पौधों को बचाओगे। ये सब वो खुद ही समझ जाते हैं कि इस धरती को बचाना, इसके जीव जंतुओं को, इसके पेड़ पौधों को, इन सबको बचाना, ये हमारा भविष्य का एक जो है मिशन होना चाहिए, हमारा कर्तव्य होगा करके वो बच्चों के भीतर वो बीज जो है उनके मन में आ जाता है कि हम इनसे प्यार करेंगे। आप देखिएगा, अगर किसी बच्चे को आप घर में बीज बोने को दीजिए, गमले में वो बीज बोएगा, उसको देखते रहिए कि वो जब अंकुरित हुआ फिर धीरे से उठा। आप मटर बो करके देखिए, मटर का बीज जो है वो बोएगा, उसमें से मटर निकलेगा, उसके बाद धीरे से ऊपर आके जब अपनी दो पत्तियों की हथेलियाँ हिलाएगा हवा में, और धीरे धीरे उनकी हथेलियों से उसके
उंगलियां निकलेंगी ऐसे तार की तरह, फिर वो इधर उधर झूलेगा, फिर कोई डंडा उसको दिखाई देगा, उस पर उंगलियां लपेटेगा, फिर ऊपर उठेगा, फिर ऊपर उठेगा, फिर ऊपर उठेगा, और चारों ओर देखते हुए उसकी इतनी सारी पत्तियां, उसके बाद उसमें फूल खिलेंगे, उसमें फिर तितलियां आएंगी, उसमें फिर मधुमक्खियां आएंगी, कीट पतंगे आएंगे, और धीरे धीरे आगे चल कर के पता लगा कि उसमें बीज बन गए और पूरा उसका जीवन चक्र पूरा हो गया। बच्चे को ये सब देख के कितना आनंद आएगा। वो बच्चा मतलब उसको जानना चाहेगा कि अच्छा ऐसे होता है। अब आप मटर मत तोड़िए, इसके मटर के पौधे को पैर से नहीं को चलना है कहने की जरूरत नहीं होगी। जिस समय वो महसूस हो जाएगा कि इसमें प्राण है, ये जीवित है, मैं क्यों इसको खराब कर रहा हूँ, इसमें तो कल फूल आएंगे। इसी तरह फूल वाले पौधों को वो फूल तोड़ेगा नहीं, एक बारी जब उसको ये पता लग जाए कि इसको दर्द होता है, इनमें भी प्राण है। इस तरह से मतलब उनको बताया जाना चाहिए कि वो अपने आसपास की चीज़ों से जुड़ें। अच्छा साथियों, मैं लगातार बोल रहा हूँ और मैं कुछ देख नहीं पाया हूँ, शायद मुझसे कुछ पूछा भी जा रहा हो। मुझे क्या ये बता सकेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए? मुझे जो है आगे मैं किस तरह बताऊं। असल में मैं बताने में इसी दिल्ली के एक शायर का मुझे सदा एक मंत्र याद रहता है। मैं जब भी लिखता हूँ या बातें करता हूँ तो उसको पहले मैं गुनगुना लेता हूँ। उस शायर ने कहा कि अगर अपना कहा आप ही समझे तो क्या समझे, अगर अपना कहा आप ही समझे तो क्या समझे, मजा कहने का जब है एक कहे और दूसरा समझे। अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है और आप उसको समझ रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, और शायद जो कुछ मैं कहना चाहता हूं और जो कुछ आप मैं अपनी भावनाओं के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो पहुंच जाएगा। अब मुझे बताइएगा कि मैं और क्या इसमें कहूँ। अच्छा, बच्चों का एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा बच्चों के लिए, कि बच्चे सवाल बहुत पूछते हैं, बहुत सवाल पूछते हैं। मैं एक घूंट पानी पी लेता हूँ। ये मेरी बेटी कॉफ़ी भी बना गई है तो मैं एक कॉफ़ी भी ले लेता हूँ। और कॉफ़ी में मैं जब भी कॉफ़ी पीता हूँ तो पता है मुझे कार्डी याद आता है। कार्डी? कार्डी कौन? कार्डी इथियोपिया में एक गडेरिया बच्चा था जो भेड़ बकरियां चराता था। कार्डी तो वो देखता था कि जब कभी लाल लाल फलियां खा लेती हैं उसकी भेड़ बकरियां, तो उस दिन वो सोती ही नहीं, रात को बड़ी एक्टिव हो जाती हैं एकदम, उनकी नींद गायब हो जाती है। उसने अपने यहाँ के मौलवी साहब को बताया कि मैं अक्सर देखता हूँ ये तो बकरियां सोती नहीं मेरी। क्यों नहीं सोती? वो लाल लाल जब भी खाती है, जब मैं वहाँ जाता हूँ उन झाड़ियों के पास वो बेरियां खाती हैं तो नहीं सोती। अच्छा, तुम दिखाना। वो बेरियां ले गया, तोड़ के उनको दिखाई। उन्होंने देखा तो पसंद नहीं आई, उन्होंने आग में फेंक दी। आग में फेंकी तो वो भुन गई थोड़ा, तो देखा कि उनमें से बड़ी खुशबू आ रही है। उन्होंने कहा अरे इसमें तो खुशबू आ रही है, ज़रा देखना देखना। उन्होंने उठाए और ठंडा करने के लिए एक बर्तन में पानी में डाल दिया। बाद में देखा कि वो पानी जो है, उन भुनी हुई बेरियों वाला पानी, वो तो बड़ा स्वादिष्ट है। वो बड़ा पसंद आया, एक अलग सी खुशबू के साथ। और जब उसको पिया तो उस दिन उन्होंने देखा कि रात की जो है प्रेयर करने के लिए आज तो मतलब आंखें बिल्कुल खुली हुई हैं, नींद ही नहीं आ रही है। जब नींद नहीं आ रही है तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ऐसा करते हैं ये 5 दफ़ा अपनी प्रार्थना करने के लिए, इससे बढ़िया और क्या चीज़ मिलेगी। इस तरह से वो कॉफ़ी का लिकर बनने लगा। अब कॉफ़ी बनाने लगे, पीने लगे। फिर वहाँ से कैसे अरब देशों में आई, कहाँ से जाते जाते कैसे कॉफ़ी हाउस खुले, कैसे यूरोप तक पहुँच गई, कैसे फ्रांस में जो है कैफ़े, कितने साहित्यकारों के अड्डे बन गए वगैरह, वो सब तो लंबी कहानी है फिर। तो इसलिए कॉफ़ी पर ध्यान आ गया। मैं ये कह रहा था कि बच्चे सवाल बहुत पूछते हैं, बहुत सवाल।
और ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं। अभी अच्छा, मेरे पास भी मैं जगह जगह जाता रहता हूँ और बच्चों से मिलता रहता हूँ, तो वो बच्चे मुझे अपने टीचर के माध्यम से या कभी खुद भी व्हाट्सएप पे मुझे सवाल भेजते हैं। मुझे उत्तरकाशी से सवाल आया, एक बच्चे ने पूछा कि ये गायें काली भूरी ही क्यों होती हैं, ये नीली या हरी क्यों नहीं होती। अब आप अब आप इसका सवाल का जवाब दीजिए। हमें जवाब जरूर देना है। उसको पूरी जेनेटिक्स नहीं समझा सकते, लेकिन उन जीन्स के बारे में कितने प्यार से कि बेटे कैसे ये जो है हमारे भीतर सारी जो, जैसे तुम्हारी किताब है उसमें लिखा है हम किताब पढ़ ले रहे हैं, ऐसे ही हमारे भीतर जो है हम में सब प्रकृति ने लिखा हुआ है। तो हर जानवर के लिए भी लिखा हुआ है। वो काली होगी, वो भूरी होगी, उसके भीतर सारी ये सूचनाएं हैं, उसके भीतर ये लिखी हुई है। सूक्ष्म किताबें हैं उसके भीतर जो 12 कड़ी में लिखी हुई है। उसमें से एक बच्चा पूछ रहा है कि हमारे यहाँ डॉगी ने बच्चे दिए और वो बच्चे पहले तो उनकी आंखें बंद थी, वो देख भी नहीं पा रहे थे, अब वो आंख खोल करके घूम रहे हैं। उनकी आंख में लेंस कौन फिट कर गया? लेंस कौन फिट कर गया वो डॉगीज के पिल्लों की आंख में? अब उसको प्यार से समझाना जरूरी है कि आंख में लेंस जो है प्रकृति ही फिट करती है, और किस तरह आंख एक कैमरे की तरह से देखती है। जैसे कैमरा हमारा, हमने कैमरा बना लिया आंख का ही सारा रहस्य का पता लगा के, तो उसी तरह से वो हमारी आंख में जो है जैसे लेंस होता है, वैसे ही उनके भी जो है प्रकृति उसमें उसमें जो जो लिखा हुआ है, जो मैं बता रहा हूँ कि उसमें किताब पूरी रखी हुई है, क्या क्या करना है, सारा होमवर्क लिखा हुआ है। उस होमवर्क में ये भी लिखा हुआ है कि यहाँ आँख बनेगी और इस आँख में एक लेंस होगा, उस लेंस से ये जो है पिल्ला बड़ा होकर के देखेगा, ये सब लिखा हुआ है उसमें। तो कई बार वो ऐसे भी पूछ लेते हैं। वो तो एक खलीफा का जिक्र करता हूँ जो कि उज़्बेकिस्तान की तरफ कहीं थे, सुना है, जैसे हमारे यहाँ लाल भुजक्कड़ कहलाते हैं ना, वैसे ही वहाँ के खलीफा कहलाते हैं। उनसे एक बार किसी ने पूछा कि जनाब ये बताइए, ये कुत्ता अपनी दुम क्यों हिलाता है? उन्होंने बहुत दिमाग पर जोर डाला और उसके बाद बोले, इसलिए क्योंकि कुत्ता अपनी दुम की तुलना में ज़्यादा ताकतवर है। अगर दुम ज़्यादा ताकतवर होती तो कुत्ते को हिलाती। तो ये जवाब आ गया ऐसे उसमें। और इसमें जो है, इसलिए कई बार ऐसा हो जाता है कि कहने का मतलब यह है कि इस तरह के सवाल हमें, कई लोग विशेषज्ञता इस तरह की प्राप्त कर लेते हैं। कल उस तरह की विशेषज्ञता के बजाय मैं इसमें विश्वास करता हूँ बच्चे को हर विषय का ज्ञान आए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो क्या फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, क्या पढ़े। उसको जितनी चीज़ें ज़्यादा पढ़ेगा, उससे इस दुनिया का, इस प्रकृति का ज्ञान उसका बढ़ेगा। वो इतिहास भी पढ़े, वो भूगोल भी पढ़े, उसे जो हाथ पड़ता है वो पढ़े। हाँ, अपने कोर्स का ज़रूर पढ़े क्योंकि उसमें नंबर आने हैं, तो वो भी पढ़े। जब पढ़ाई का उसे शौक़ हो जाएगा तो वो ज़रूर उसको लगेगा। अब बच्चों की जो दुनिया है वो रंगीन कैसे हो, डॉक्टर सुनीता पूछ रही हैं कि बच्चों की रंग बिरंगी कैसे हो सकती है दुनिया। तो रंग बिरंगी तो एक तो कल्पनाओं में रंग बिरंगी होगी, जब उनको बहुत ही खूबसूरत कहानियाँ सुनाई जाएंगी, एक से एक बेहतरीन कहानियाँ सुनाई जाएंगी। घर के अंदर तो वही हो सकता है। उसके अलावा उन्हें पेड़ पौधों के बारे में बताया जाएगा, उनको फूलों के बारे में बताया जाएगा, उनको वो तमाम चीज़ें बताई जाएंगी जो कि बाहर जाए बिना हम लोग उनको बता सकते हैं। साथ ही बच्चों को पहली बार शायद ये एहसास होगा कि मेरे माँ बाप के पास मेरे लिए भी समय है। अन्यथा जो महानगरों का जीवन है, आप ये लगाइए कि माता पिता कहाँ उनको समय दे पा रहे हैं। हर कोई अपने में व्यस्त है, हर कोई भागा चला जा रहा है, एक रैट रेस चल रही है उसमें। बच्चा अपने को एकदम आइसोलेट महसूस करता है, बिल्कुल आइसोलेशन में, जैसे अलगाव हो गया है, दूर हो गया है। वो किससे पूछेगा? बच्चा दुनिया की, मैंने बताया ना, सबसे बड़ा वैज्ञानिक होता है, वो तो सब कुछ जानना चाह रहा है। ये ठीक है कि हर प्रश्न का जवाब हर व्यक्ति को नहीं आ सकता,
मुझे तमाम चीज़ों के जवाब नहीं आएंगे। लेकिन मुझसे अगर मेरा बच्चा पूछ रहा है तो मैं फ़ोन करके या गूगल पर जाके या किताबें पढ़ के मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस सवाल का जवाब खोजूँ और मैं अपने बच्चे को बताऊँ, ताकि उसके मन में कोई उस तरह की जिज्ञासा बनी न रहे। वो जिज्ञासा उस प्रश्न से संबंधित उसका समाधान हो जाए। लेकिन जवाब जरूर देना चाहिए उसको। बच्चों को अगर जवाब नहीं मिलेगा तो वो फिर कई जगह पूछेंगे, हो सकता है उसमें उनको उल्टे सीधे कोई उत्तर मिले, तो उनका जो ज्ञान हो सकता है वो गलत हो सकता है। तो इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हम उनको समझाएं, बताएं, उनको गीत सुनाएं। उनको, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे सुनीता जी कह रही है कैसे रंग बिरंगी हो सकती है, मैं उनको सूरज के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, सूरज के बारे में कहता हूँ और मैं उनसे कहता हूँ, चलो दोस्तों मेरे साथ गाओ। आसमान में लाखों तारे, आसमान में लाखों तारे, तारे कितने सारे, तारे कितने सारे, टिमटिमाते तारे। एक गंगा धरती में बहती, एक बहती आकाश में, एक गंगा धरती में बहती, एक बहती आकाश में। उस गंगा में लाखों तारे, तारे कितने सारे, तारे कितने सारे, टिमटिमाते तारे। उन तारों में एक हमारा सबसे प्यारा तारा, उन तारों में एक हमारा सबसे प्यारा तारा, जीवन दाता है कहलाता तारा सबसे न्यारा। दोस्तों जानते हो उस तारे का नाम क्या है? तो अब आश्चर्य होगा कि उसमें कई बच्चों को नहीं पता होता। वो पृथ्वी भी कह देते हैं, वो चांद भी कह देते हैं कोई। लेकिन जिन बच्चों को पता है वो तुरंत बोलते हैं कि सूरज सूरज। तब कि सूरज केवल एक तारा है, सूरज बीच में वो है, उसके चारों ओर ग्रह चक्कर काट रहे हैं, हमारी पृथ्वी भी चक्कर काट रही है। और सूरज का जो ये पूरा परिवार है सौरमंडल कहलाता है। उस सौरमंडल में हम इस पृथ्वी में रह रहे हैं। तो वो इसके बारे में जान गया। इन्हीं में जैसे मतलब विभिन्न चीज़ों के बारे में ऐसे ही उनको कविता से, गीत से, किस्से कहानी से उनका समय जो है उसको रोचक बनाया जा सकता है। वो घर के अंदर हैं तो उनका मन कैसे लगे? उनका मन तभी लगेगा उनको रंग बिरंगी बातें सुनाइए, उनको खिड़कियों से और बालकनी से जो बाहर दिखाई दे रहे हैं पेड़ पौधे उनके बारे में बताइए, उनको तितलियों के बारे में बताइए, उन्हें कुछ चिड़ियों के बारे में बताइए। मेरे घर पर जैसे मैं बालकनी में पानी पीने आती हैं और परसों 3 दिन पहले एक हरियल चला आया, जबकि हरियल ज़मीन में उतरता ही नहीं कहते हैं। कितने आगे से लेके जाने कितने कवियों ने उसके बारे में लिखा है, कालिदास ने कितना लिखा है सब। तो उसमें यही होता है कि हरियल अगर उड़ता भी है तो एक लकड़ी हाथ में लिए हुए हरियल की लकड़ी जो है वो लेके उड़ रहा है। ये सब कहानियाँ हैं, सब कुछ। लेकिन हाँ, वो पानी की ज़रूरत कम पड़ती है, वो तो अपना पेड़ों पर ही रहता है। लेकिन हमें इतनी खुशी हुई, एक हरा भरा हरियल, मेरी श्रीमती जी ने देखा कि हरियल आया हुआ है पानी पीने के लिए। और वो इतने लजीले शर्मीले होते हैं, ज़रा सा भी हरकत होते ही वो भाग जाते हैं फिर उसमें से। हरियल आते हैं मेरे यहाँ, वाइट आई जो है बबूनाएँ आती हैं। शाम को पूरी मीटिंग अपनी चचे 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 करती हुई जो है वो सतभैया या सतबहिना जो है वो आ जाती हैं। मैनाएँ सुबह आती हैं 2-2 3-3 और एक दूसरे को बताती हैं। और सबसे पहले तो बुलबुल आ जाती है। बुलबुल जो है वो अपनी साथिन को आवाज़ देती है, वो आ जाते हैं। उनकी आवाज़ें सुन कर के बबूनाएँ नहाने आ जाती हैं। ये सब वहाँ स्नान भी करती हैं सब। कौवा आता है, सूखी रोटी लाता है कहीं से, उसको पानी में भिगाता है। और भिगाना ज़रूरी है, कुछ भी वैसे नहीं खाता, बिस्कुट भी दो तो भी वो पानी में भिगा लेता है। और उसके बाद उसको देखता है कि उसकी तासीर कैसी है और कितना मुलायम हो गया है, फिर ले जाता है शायद अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए भी। वो उस तरह से आते हैं। और बीच में ये तो खुद ही हॉर्नबिल आ गया था, जो मैंने बताया आपको कि हॉर्नबिल भी मिलने चले आया। इस तरह से तमाम चिड़िया। तो हम बच्चों को उनके बारे में भी बता सकते हैं, बच्चों को कितना अच्छा लगेगा। मैंने तो इतने बड़े बड़े लोग देखे हैं जो कि एक साइंटिस्ट रिटायर्ड थे, वो पूछ रहे थे गौरैया कौन सी, वो जो छोटी वाली चिड़िया होती है, क्योंकि उस तरह से नहीं पढ़ा कभी। ये पढ़ने में क्या फ़र्क पड़ता है कि जब विशेषज्ञता हो जाती है। एक मैदान में एक गाय चर रही है और वो
वो पूछा जाता माना एक से, आपको क्या दिखाई दे रहा है? वो कहता है कि मैं एनिमल दिखाई दे रहा है, एक प्राणी है, गाय। दूसरे से पूछते हैं आपको क्या दिख रहा है? उसको बॉटनी दिखाई दे रही है, घास दिखाई दे रही है सर। उसके बाद जो है एक को जो है मिट्टी है वहाँ तो ज़मीन में सब दिखाई दे रही है, वो सॉइल साइंटिस्ट है। उसके बाद एक कहता है कि उसमें जो है पत्थर दिखाई दे रहे हैं सारे, उसमें वो भूगर्भ विज्ञानी है। उसके बाद रोशनी पड़ रही है, ऊपर से काफ़ी रोशनी टकरा रही है, वो पता लगा कि वो फिजिक्स वाला है। ये विशेषज्ञ हो गए। और गाय खेत में चर रही है के बजाय ये सारा चीज़ों का मतलब जो है ये टुकड़ा टुकड़ा नॉलेज जो है ना, ये गड़बड़ हो जाती है। इसलिए हम अपने बच्चों को कोशिश करें कि हम हर चीज़ के बारे में एक संपूर्णता के साथ बताएं। और इसमें सबसे बड़ा मज़ा उनको एक चीज़ में और आएगा, मैं आपको बताऊं, वो आएगा वैज्ञानिकों की जीवनी, कैसे कैसे संघर्ष करके वो वहाँ पहुँचे। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, भारत की किसी महिला वैज्ञानिक का नाम बताइए। कल्पना चावला छोड़ दीजिए, सुनीता विलियम्स भी छोड़ दीजिए, वो अंतरिक्ष विज्ञानी, उनके बारे में इन हाल के वर्षों में हम लोग जानते हैं। जिन्होंने नाम कमाया हो, इस देश का नाम विश्व में बहुत ऊंचा उठाया हो, हमें नहीं पढ़ाया गया है, हम नहीं जानते उनके बारे में। क्यों नहीं उनके बारे में बताया गया? हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन महिला वैज्ञानिकों के बारे में या उन अननोन ऐसे वैज्ञानिकों के बारे में जो जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, उनके बारे में भी हम जानें। हम जब कहते हैं तो हमारे पास केवल 2-4 ही नाम होते हैं। हम प्रोफेसर C.V. रमन के बारे में जानते हैं, हम मेघना साहा साहब के बारे में जानते हैं, सत्येंद्रनाथ बोस जी के बारे में जानते हैं, जगदीश चंद्र बोस जी के बारे में जानते हैं। तो हम यही चंद नाम जानते हैं, तो बाकी तो जानते नहीं। लेकिन अन्नामणि में पूछूं तो अन्नामणि कितने लोग जानते हैं? अन्नामणि किसी ज़माने के त्रावणकोर में, जो आज केरल कहलाता है, वहाँ पैदा हुई थी और 8 संतानें थी माता पिता की। और उनमें अन्नामणि जो है वो तीसरे नंबर की बहन थी। उसकी दोनों बड़ी बहनों को उनके जन्मदिन पर उनका माता पिता का नियम था कि हीरे के जो है वो कर्णफूल देंगे। दोनों बहनों को उनके जन्मदिन पर कर्णफूल मिल चुके थे, तो इस बार अन्नामणि का नंबर था। अन्नामणि का जन्मदिन आया, उन्होंने कहा कि बेटे तुम्हारे लिए हमें हीरे के कर्णफूल लाने। उसने कहा नहीं, मुझे हीरे के कर्णफूल नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा क्यों, तुम्हारी बहनों को हम दे चुके हैं, तुम्हें क्यों नहीं? वो कह लेकिन नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा मुझे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका चाहिए। सारे वॉल्यूम खरीद के लाए गए और अन्नामणि को इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका दिया गया। आप सोच सकते हैं वो उसकी उम्र कितनी थी उस समय? 8 साल। जब वो 8 साल की थी, उसने मलयालम की सारी पुस्तकें, अपने स्कूल के पुस्तकालय की सारी मलयालम पुस्तकें पढ़ ली थी। जब वो 12 साल की थी, उसने सारी अंग्रेजी पुस्तकें भी पढ़ ली थी। उस अन्नामणि ने जो है आज दुनिया नहीं जानती, क्योंकि फिर कहूँगा हमें नहीं पढ़ाया गया। हम अपने बीच के अपने वैज्ञानिकों के बारे में बहुत कम जानते हैं। आज जिस ओजोन लेयर की बात होती है दुनिया में कि ओजोन की परत में छेद हो रहा है, ओजोन की परत घट रही है, कट रही है, इसको सबसे पहले दुनिया में जिसने इसके बारे में बात की थी, जिसने ये विचार दिया था, वो अन्नामणि थी। वो मौसम वैज्ञानिक, विश्व के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मौसम वैज्ञानिक अन्नामणि हमारे देश की थी, केरल में पैदा हुई थी। हम नहीं जानते इसके बारे में। इस देश में आज भी जो मौसम विज्ञान के तमाम उपकरण काम में लाए जा रहे हैं, उनमें से न जाने कितने उपकरण हैं जो उसने खुद जिनकी परिकल्पना की और उन उपकरणों को बनवाया। वो उपकरण, सारा मौसम विज्ञान जो विकास पर आगे बढ़ा, उसमें अन्नामणि का बहुत बड़ा योगदान है। इसी तरह से कमल सुहानी का नाम है, या उसके बाद जानकी आंबल हैं, या और इस तरह की। ये महिला वैज्ञानिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महिलाओं के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। पुरुष वैज्ञानिकों के बारे में थोड़ा बहुत आ भी जाता है, लेकिन इनके बारे में हम नहीं जानते। कितनी कितनी परेशानियों के बाद ये कमल सुहानी का ही शायद किस्सा है कि उसने अपना
आगे रिसर्च करने के लिए सीवी रमन साहब के साथ बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में वहाँ गई, उसने एडमिशन लेना चाहा तो तुरंत वो तो एकदम मुंहफट भी थे और सीधे बोल देते थे, वो कहते नहीं नहीं लेडीज़ की ज़रूरत नहीं है मेरे यहाँ, वो कोई काम वाम नहीं करती। उसे बहुत बुरा लगा, उसने कहा नहीं ऐसा मुझे काम करना है, मुझे रिसर्च करनी है। वो कहने लगे कि अच्छा कितने लोग आए हैं, तो उसमें 2 थे या 3 थे लड़के थे और एक ही अकेली वो थी। तो उन्होंने कहा यू गो, आपका एडमिशन नहीं हो सकता, तो मैं नहीं मिलेगा एडमिशन। वो चली गई। शाम को जब सब लोग चले गए और वो अपना ताला बंद करके लैब का, और वो आ रहे थे सीवी रमन साहब बाहर निकले, तो उन्होंने अप्रोच रोड से बाहर निकले, देखा एक लड़की खड़ी है। उन्होंने कहा तुमको तो आई हैव सीन यू समवेयर, तुम कौन? उसने कहा सर मैं सुबह आई थी आपसे इंटरव्यू देने के लिए कि मैं रिसर्च करना चाहती हूँ। तुम अभी यहीं खड़ी हो? कहने लगी हाँ मुझे अभी भी विश्वास है कि शायद मुझे एडमिशन मिल जाएगा। कहने लगे तुम्हारा एडमिशन हो गया, तुम कल से आ जाओ। इस तरह से इन परेशानियों, इन तमाम घटनाओं के बाद इस तरह से लोग आगे बढ़े, तो उनके बारे में हम क्यों नहीं बताते? तो अगर हम वैज्ञानिकों के बारे में बताएंगे, उनके संघर्ष के बारे में बताएंगे, तो बच्चों को बहुत प्रेरणा मिलेगी उससे। बच्चों के भीतर ये भावना पैदा होगी कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। हमारे पास तो सुविधाएं हैं, हमें तो 2 टाइम का बहुत अच्छा खाना भी मिल रहा है, हम तो स्कूल भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, या हम किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे पास कॉपी किताब है, हमारे पास सब कुछ है। हम नहीं कर सकते? उनके पास तो कुछ भी नहीं था। मेघनाथ साहा इंटर में जब पढ़ते थे तब जूता पहली बार पहना था, उनके पास जूता ही नहीं था। वो अपने गांव से जाते थे, नदी पार करने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो कई बार वो तैर के ही वहाँ जाते थे। और मिडिल क्लासेस की पढ़ाई के लिए वो एक डॉक्टर की गाय को देखते थे। गाय की देखभाल का उनको काम मिला था, इस शर्त के साथ कि अपना खाना खुद बनाओगे, अपने बर्तन खुद धोओगे। वहाँ खाना बनाते थे, बर्तन धोते थे और उनकी गाय की सेवा करते थे, उसको चारा दाना देते थे। इस तरह से उस मेघनाथ साहा ने पढ़ा, जो कि तारों के रहस्यों का पता लगाने वाला अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का वैज्ञानिक बना। बच्चों को ये बताइए, तो बच्चे जब इन बातों को सुनेंगे, उन्होंने तो सुनी ही नहीं है, हम उन्हें कुछ और ही सुना रहे हैं। बच्चा तो रात दिन पिज्ज़ा की बात कर रहा है, वो तो बर्गर की बात कर रहा है, लेकिन उसको ये पता ही नहीं है कि गेहूं कहाँ से आए, रोटी कैसे बन गई। दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार, जब ये आटा बन गया, उसके बाद आटा गूंद गया, उसके बाद गर्म पत्थर पर उसकी चपटी रोटी बन गई, उसके बाद इजिप्ट में, मिस्र में किस तरह से उसमें खमीर उठा करके डबल रोटी बन गई, ये सब बच्चे को नहीं पता है। हम बताएं तो अमीर खुसरो जो है पहेली लिख गए, हरी थी मन भरी थी, 9 लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। हम में से कई लोग जानते हैं कि इसका मतलब मक्का होती है, भुट्टे के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो मक्का तो थी ही नहीं। मक्का तो पुर्तगालियों के साथ हमारे देश में आई, दक्षिण अमेरिका की ये फसल वहाँ से होते हुए आई। आज कौन कहेगा, आज तो हमारे देश की सबसे प्रमुख फसलों में से मक्का है। तो ये बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं इसमें। आलू था ही नहीं, आलू भी हमारे यहाँ जो है पुर्तगालियों के साथ आया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने इसको जो है वेस्ट बंगाल वगैरह वहाँ पर कलकत्ता के आसपास के गाँवों में उगाना शुरू किया। इधर सूरत के फार्मों में जो है पुर्तगालियों ने उगवाया था, और इस तरह से आलू जो है हमारे यहाँ आया। और उसके बाद एक कैप्टन यंग हुआ करते थे, वो मसूरी में वो आए, और मसूरी में उसने कॉटेज लगाया एक प्लॉट लेकर के। उस कॉटेज में पहली बार उसने आलू बोए, और उसे बड़ी खुशी हुई कि इसकी तो जलवायु आयरलैंड और इंग्लैंड की तरह से है, यहाँ तो बहुत ही बढ़िया आलू होगा। और सीली करके जो लेखक हैं प्रसिद्ध, एक तो रस्किन बॉन्ड हो गए, दूसरे एलन सोली करके, एलन सीली, उनका जो कॉटेज है वही कॉटेज वो है जो कैप्टन यंग ने बनाया था, और उसी कॉटेज में पहली बार आलू बोए गए थे मसूरी में। ये कितनी मज़ेदार बातें हैं बताइए। ये चीज़ें बच्चे को पता तो लगे कि अरे बाप रे, ऐसा ऐसा भी हुआ करके। ये चीज़ें हमारे यहाँ थी नहीं। तो हम
उनको न जाने कितनी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम उन्हें बता सकते हैं। अब मैं आप लोगों के कमेंट्स की ओर देखता हूँ क्योंकि मैं बोलता ही चला जा रहा हूँ, तो समय भी पता नहीं कितना हो गया है। अभी अभी समय है, मुझे ये भी बताइएगा कि मुझे कितना समय मिल रहा है। अच्छा, एक चीज़ कई बार ये भी होती है, ये भी मैं आप लोग सब चूँकि साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। कई बार लोगों को ये भ्रम होता है कि साहित्य वाले अलग होते हैं, विज्ञान वाले अलग होते हैं। सन 1959 में 1959 में कैम्ब्रिज के सीनेट में एक व्याख्यान चल रहा था। वो दुनिया का बहुत ही प्रसिद्ध व्याख्यान है और उस व्याख्यान का विषय जो है यही था कि विज्ञान और साहित्य के बीच एक खाई क्यों बनाई गई है। और वो व्याख्यान दे रहे थे सीपी स्नो। टू कल्चर्स करके उन्होंने उस दिन व्याख्यान दिया था। ये दोनों दो दुनिया में बना दी, दो कल्चर एकदम अलग। आप विज्ञान वाले से पूछे, भाई गोदान पढ़ा है? नहीं, मैं तो साइंस का आदमी हूँ। अरे तो क्या आपको किसी ने पाबंदी लगाई हुई है कि आप नहीं पढ़ेंगे उसमें से? और अगर किसी साहित्यकार से पूछे, आपको पता है वो न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? अरे नहीं, मैं तो साहित्य का आदमी हूँ, मेरा क्या लेना देना उससे। तो क्या न्यूटन के बारे में या उसके गुरुत्वाकर्षण के बारे में, इसके बारे में आपको नहीं जानना चाहिए? आपको भी तो जानना चाहिए। वो विज्ञान पढ़ना अलग बात है। तो हम उसको एकदम दूरी बना के रखते हैं, जबकि बात ऐसी है नहीं। आपको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर की पहली किताब जो है वो विज्ञान पर थी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था विश्व परिचय। और वो विश्व परिचय में उन्होंने सारे ब्रह्मांड के बारे में लिखा है, उन्होंने सौरमंडल के बारे में लिखा है, ग्रह नक्षत्रों के बारे में लिखा है, उन्होंने पृथ्वी के बारे में लिखा है, उन्होंने अणु परमाणु के बारे में लिखा है, उन्होंने तमाम तत्वों के बारे में लिखा है। कितनी सारी चीज़ें उन्होंने उसके भीतर लिखी हैं और उसको उन्होंने समर्पण किया है खुद से 33 साल छोटे उम्र में। उनसे 33 साल छोटे थे प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बसु, जिनके नाम से आज हम बोसान कणों से उनका नाम अमर हो चुका है और आइंस्टाइन बहुत मानते थे उन्हें। वो सत्येंद्र नाथ बसु जो है 33 साल छोटे थे गुरुदेव से। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी वो पुस्तक उनको भेंट की थी और उसका प्रारंभ जो उसमें लिखा हुआ है, समर्पण का पृष्ठ, उसको मैं पढ़ता हूँ तो उसमें लिखा हुआ है कि मेरे पिताजी जब मुझे डलहौजी ले जाते थे तो शाम को जब सूरज ढलने लगता था तो उस समय भीतर से कुर्सियाँ निकाल के बाहर बैठाते थे। मैं पिता के साथ बैठता था, तब तारावलियाँ प्रकट होती थी। एक तारा, फिर दो तारे, फिर तारावलियाँ जो धीरे धीरे गहराती थी। तो तब मेरे पिताजी मुझे बताते थे कि देखो इतने तारे दिख रहे हैं, लेकिन इसमें से ग्रह कौन सा है, वो ग्रह के बारे में बताते थे, फिर तारों के बारे में बताते थे। वो मैं कभी नहीं भूल पाया वो कहने। वो रविन्द्रनाथ टैगोर उस समय बच्चे थे, वो एक बच्चा था। उनके मन पर अमिट छाप छूट गई। गीतांजल लिखने वाला इतना बड़ा साहित्यकार अपने मन से वो तारावलियों को कभी नहीं भूल पाया। वो विज्ञान के उन तमाम रहस्यों को, प्रकृति को और उन सब के बारे में कभी नहीं भूल पाया। तो उन्होंने खुद पुस्तक लिखी और वो पुस्तक उन्होंने उनको भेंट करते, समर्पण करते हुए लिखा हुआ है कि मैं ये पुस्तक आपको समर्पित कर रहा हूँ। मैं एक साहित्यकार हूँ, न जाने मुझसे कहीं कोई त्रुटि रह गई होगी, उस पर ध्यान न दें और मुझे बताएं। लेकिन मैं उऋण होना चाहता हूँ। मैंने जो कुछ प्रकृति के बारे में जाना समझा था, मैं रह नहीं पाया, मैंने ये पुस्तक लिखी। और सबसे मज़ेदार बात यह है, एक बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं प्रोफेसर बोशी सेन। अल्मोड़ा में एक पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है जो पर्वतीय खेती पर बहुत बड़ा काम जिसने किया है। आईसीआर का बहुत जाना माना संस्थान है। उन्होंने विवेकानंद से प्रेरित होकर विवेकानंद प्रयोगशाला शुरू की थी अपनी रसोई में कलकत्ता में। उसके बाद उसको लेके वो अल्मोड़ा चले गए थे। अल्मोड़ा में उन्होंने एक पुराना मकान कुंदन हाउस खरीदा और कुंदन हाउस में रहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर अल्मोड़ा जाते थे तो अल्मोड़ा में वो
प्रोफेसर बोसी सेन उनके दोस्त थे, तो उनके पास रुकते थे। तो एक बार जब वो गए तो उन्होंने कहा कि बोसी, मैं इस बार एक पांडुलिपि लाया हूँ और इसको मैंने अंतिम रूप यहीं देना है। तो विश्व परिचय की पांडुलिपि को अंतिम रूप उन्होंने अल्मोड़ा के कुंदन हाउस में दिया था। उसके बाद वो प्रकाशित हुई। और आपको पता है उसका अनुवाद किसने किया? आप शायद चौंक जाएं। उसका अनुवाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। बांग्ला में कितना कुछ होता रहता है, कितना शोध होता रहता है, हम नहीं जानते। जो लोग ये सोचते हैं कि साहित्यकार अलग होते हैं, विज्ञान वाले अलग होते हैं, जो जर्मन प्रसिद्ध गेटे थे, जर्मन कवि जो है गेटे बॉटनिस्ट थे, वो तो वनस्पति विज्ञानी थे। लोलिता उपन्यास और पेल फायर लिखने वाले नबाकोव जो है, वो तो कीट विज्ञानी थे, वो तो तितलियों पर और पतंगों पर काम करते थे। एक बहुत बड़ी लिस्ट है इस तरह की जो हमें बताती है कि वो साहित्य और विज्ञान का कोई अंतर नहीं है। मुख्य चीज़ ये है कि हम प्रकृति से बात कर रहे हैं। कई लोगों ने ये बताया है कि साहित्य में एक अकूत लोक होता है, एक संसार होता है कल्पना का। वैज्ञानिक के पास एक विज्ञान विधि होती है, सिर्फ ये अंतर है। बाकी कल्पना का ये भी उपयोग करते हैं, कल्पना का साहित्यकार भी उपयोग करते हैं। उसके माध्यम से वो सच तक, दोनों सच तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसलिए साहित्य और विज्ञान में बहुत दूरी नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन दोनों को साथ लाएं। मैं एक यहाँ पर मुझे बात याद आ रही है, 170-180 पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने बच्चों के लिए। प्रोफेसर शिवा दास, एक बड़ी प्रसिद्ध पत्रिका रही है यूरेका, अंग्रेजी की विज्ञान की पत्रिका, उसके वो संपादक रहे हैं। और जीवन भर जो है अपना रिटायरमेंट से पहले तक वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे। उनका लेक्चर सुन रहा था मैं, तो वो कह रहे थे कि इफ नॉलेज इज डिफिकल्ट, इफ साइंस इज डिफिकल्ट, चेंज इट टू लिटरेचर। अगर विज्ञान जटिल लग रहा है तो उसे साहित्य में बदल दीजिए। ये इतनी बड़ी बात है कि विज्ञान को हम सिर्फ वही फॉर्मूलों में बांध के, कैप्सूल बना के, रटंत विद्या के लिए सिर्फ किताब में छाप दे रहे हैं। उसके बजाय क्यों नहीं हम उस विज्ञान को कविता के रूप में, गीत के रूप में, कहानी के रूप में, इंटरव्यू के रूप में, उसके नाटक के रूप में, पत्र शैली में, और जाने जितनी विधाएं हो सकती हैं, उन सब, जितनी शैलियां हो सकती हैं, उन सभी साहित्य की शैलियों में हम उसे लिखें तो विज्ञान आम आदमी में कहीं ज़्यादा लोकप्रिय होगा, लोग उसे पढ़ना चाहेंगे। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये विज्ञान और साहित्य का अंतर हम न माने, और हम कोशिश करें कि हमें भी पूरा हक है कि हम इस अपने चारों ओर की दुनिया की हर चीज़ के बारे में जितना, जब तक जीवन है, हमें जानना चाहिए, हम कोशिश करें उसकी। अच्छा, और मुझे बताइएगा आगे मुझे क्या करना है। ए रिचा, बेटे थोड़ी सी कॉफ़ी और पिला दो मुझे यार, ठंडा हो गया है। मुझे बताइएगा कि मुझे किस बारे में बात करनी चाहिए अब। हैं अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतने सारे लोग मुझे सुन रहे हैं। और मैं पता नहीं, मैं तो दिमाग में जो आ रहा है ऐसे बोलता चला जा रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या बोल गया। कुछ खास चीज़ अगर बात करनी हो कि उस बारे में मैं कुछ बताऊं, अगर मुझे मालूम होगा तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। आप लोग अगर उस तरह का कुछ पूछेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा उसमें। बच्चों को, हाँ, जो बच्चों की दुनिया रंगीन बनाने के छोटी छोटी बातें बताइए ना उनको। जैसे ये बच्चा पूछ भी सकता है कभी, ये रोज़ पूरब से ही क्यों निकलता है सूरज? रोज़ पूरब से निकलता है, थक नहीं जाता क्या? कभी नॉर्थ से, कभी साउथ से, कभी वेस्ट से, ऐसे क्यों नहीं निकलता? क्यों नहीं निकलता? इसमें उन लोगों को भी खुशी होगी जो प्राचीन विज्ञान की बात करते हैं। आर्यभट्ट
ने अपने आर्यभट्टीय ग्रंथ में लिखा हुआ है, एक श्लोक है पूरा जिसमें लिख रखा है, नाव में पूर्व की ओर जाते हुए व्यक्ति को नदी के तट पर सभी चीज़ें पीछे की ओर हटती हुई पश्चिम की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं। ये कब हो सकता है? ये केवल तब हो सकता है जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही हो। पृथ्वी का गोला, हम लोग तो सब एक इतने विशाल अंतरिक्ष यान में बैठे हुए हैं जिसका नाम पृथ्वी है, और ये जो है सिर्फ हवा में सूरज का चक्कर लगा रही है, और हम सारे जीवधारी इसमें अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये जो है पश्चिम से पूरब को घूमती है, तो तब क्या होता है? अब बच्चे से थोड़ा सा ये कहलवाइए, हालांकि ये व्यावहारिक उस तरह के प्रयोग तो मैं बहुत कम करता हूँ, मैं तो कहानियाँ ही सुनाता हूँ ज़्यादातर। लेकिन अंधेरे कमरे में एक जगह एक मोमबत्ती जला के एक बच्चे को कहिए जो पूछ रहा है कि पूरब से ही क्यों निकलता है, चलो देखते हैं। आप एक और एक मोमबत्ती जला दीजिए और बच्चे से कहिए कि जहाँ पे खड़े हो धीरे 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 घूमो, अपना गोल एक ऐसा चक्कर लगाओ। वो चक्कर लगाएगा, वो घूमते घूमते उसकी पीठ आ जाएगी उसकी ओर, मोमबत्ती की ओर। थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू होगा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो उसके बाद गायब हो जाएगी। जब पीठ पूरी उसकी ओर होगी तो मोमबत्ती नहीं दिखेगी। अब वो फिर आगे गोले में घूम रहा है, तो फिर थोड़ा 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 फिर देखना शुरू होगा, और बाद में मोमबत्ती पूरी दिखाई दी जाएगी। यही होता है। सूरज तो अपनी जगह पर है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है, गोल घूम रही है, ठीक ऐसे जैसे मोमबत्ती के पास हम चक्कर लगा रहे हैं। तो इसलिए पृथ्वी पश्चिम से पूरब को घूमती है, इसलिए पूरब से ही हमें दिखाई देता है। अगर पूर्व से पश्चिम को घूम रहा होता पृथ्वी का गोला, तो तब सूरज पश्चिम से निकल रहा होता। ये बताइए तो उसको कितना आनंद आएगा। बच्चे ऐसी चीज़ें बड़ी पसंद करते हैं कि पश्चिम से भी, अरे कभी अगर ऐसा होता पश्चिम से निकलता, उन्हें ऐसी कल्पनाओं में बड़ा आनंद आता है। इसी तरह से जैसे चंद्रमा आता है, अब माना कल आपने दिखाया चंद्रमा निकला, और चंद्रमा ठीक जो है 6 बजे उदित हुआ। ऐसा कब होता है? ऐसा पूर्णिमा के दिन सूरज ठीक जो है 6 बजे अस्त होता है, और ठीक 6 बजे पता लगा चांद निकल रहा है। उन दोनों को आप देख सकते हैं, पूर्व में जो है वो चांद निकल रहा है और पश्चिम में सूरज अस्त हो रहा है। तो अगले दिन आप कहेंगे तो फिर बच्चा अगर 6 बजे देखने लगेगा तो चांद तो वहाँ है ही नहीं। तब वो कहेगा कि चांद तो आया ही नहीं, चांद कहाँ गया? चांद 49 मिनट्स या 50 मिनट्स का अंतर है। ये पूरा गणितीय वो जो है समीकरण है। वो चांद जो है 49 या 50 मिनट्स बाद ही आएगा। हर रोज आप घड़ी मिला करके देख सकते हैं कि चांद इतना इतना अंतर से आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो पृथ्वी का 27.3 दिन में एक परिक्रमा कर रहा है। तो उस अंतर में फर्क, और साथ ही पृथ्वी के साथ वो सूरज का भी चक्कर लगा रहा है। तो खैर उसको सिर्फ ये याद रखना है बच्चे को कि चंद्रमा तो देखो ये तो 49-50 मिनट बाद आता है। रोज उतना ही पीछा होता जाएगा और एक दिन नहीं निकलेगा। एक दिन पता लगा कि आज अमावस्या हो गई, फिर एक दिन पूर्णिमा होगी और ठीक 6 बजे वो उसका उदय हो रहा होगा और सूर्य अस्त हो रहा होगा। ये फर्क, इस तरह की चीज़। जैसे मैं कहूँ उनसे कि चांद में जाएंगे तो फिर हम लोग, तुम बात कैसे करोगे एक दूसरे से? तो बच्चा कहेगा क्यों, बात तो कर सकते हैं, बात में क्या है? नहीं, बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हवा ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमारी बातचीत हवा के माध्यम से दूसरे तक पहुंच रही, सुनने वाले तक हवा के माध्यम से पहुंच रही। वहाँ तो हवा है ही नहीं। फिर हवा नहीं है तो और क्या होता होगा? तो आवाज़ तो नहीं सुनाई दे रही। और ये होता है कि जैसे वहाँ सूर्योदय होगा तो सूर्योदय का दृश्य नहीं होगा, ऐसे होगा जैसे कमरे में किसी ने स्विच ऑन कर दिया, भक करके एकदम से सूरज दिख जाएगा। क्योंकि घूमते 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 अचानक सूरज दिखने लगेगा,
हवा है ही नहीं, हवा की परतें नहीं हैं, तो इसलिए जो है वो नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए अचानक स्विच की तरह से वो जलेगा, आसमान बिल्कुल काला दिखाई देगा और उसमें तारे चमकते हुए दिखाई देंगे। ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बड़ी मज़ेदार हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी बातचीत हो गई है, आप लोग भी कहीं बोर न हो गए हों, क्योंकि एक ही आदमी बोलता चला जा रहा है। कार्डी को याद करते हुए फिर मैं एक कॉफ़ी पी ले रहा हूँ। मैं जिस तरह से बच्चों को बताता हूँ, मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं उनको सौरमंडल की सैर के लिए ले जाता हूँ या उनको मैं अतीत में ले जाता हूँ, तो उसमें फिर इस तरह का दृश्य होता है ना। जब हम लौट रहे हैं, एक धूमकेतु को भी दूर से देख रहे हैं, और उसके बाद आके मैं बच्चों को बताता हूँ कि देखो हमारा अंतरिक्ष यान अब वायुमंडल में प्रवेश करने वाला है, और हवा के साथ घर्षण से कई अंतरिक्ष यान जल के भस्म हो जाते हैं, लेकिन हमें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा कल्पना अंतरिक्ष यान वो कल्पना शक्ति से चलता है, इसलिए इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और तभी हमें दिखाई देता है दूर क्षितिज पर एक नीले रंग का गोला उभर रहा है। वो नीला जो गोला है दोस्तों, वो क्या है? तो बच्चे पहचान जाते हैं, अरे वो तो पृथ्वी है। जब पहचान रहे हो अपने मन में ही, कल्पना में, क्योंकि सब कुछ मन की आंखों से देखा जा रहा है, वो तो हमारी पृथ्वी है। अरे हमारी पृथ्वी है। चलो और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ कर के हमें फिर अपना भारत देश दिखाई देने लगता है। अंतरिक्ष से हम देख रहे हैं और नीचे जो है भारतीय महाद्वीप दिखाई दे रहा है पूरा। दोस्तों वो क्या है नीचे? तो बच्चे कहते हैं कि भारत दिखाई दे रहा है, भारत। अरे तो हमारा जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जिस समय अंतरिक्ष में था, उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उससे उनसे पूछा था कि राकेश जी, अंतरिक्ष से हमारा देश कैसा दिखाई देता है? तो राकेश शर्मा ने क्या कहा था पता है तुमको? तो कुछ बच्चों को पता होता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो कई बार बच्चे उसको गाते भी हैं। फिर उसके बाद अच्छा चलो फिर ठीक है, हम लोग चलते हैं। अब धीरे धीरे मैं अपने अंतरिक्ष यान को अपने देश की धरती पर उतारता हूँ, और हम लोग धीरे धीरे, और तुम लोग बिल्कुल नहीं डरना, मैं बहुत ही सुरक्षा के साथ इस अंतरिक्ष यान को वहाँ उतारूँगा। और वो जो कमांडर हैं उसके, वो कमांडर देविदा है। कमांडर देविदा इस तरह से कल्पना अंतरिक्ष यान को धरती पर ले आते हैं, सभी बच्चे साथ होते हैं। तो दोस्तों उनसे तब पूछता हूँ, फिर तुमने सूरज देखा, उसके बाद 8 ग्रह देखे, तुमने 6 कम से कम बौने ग्रह देखे, तुमने धूमकेतु देखा, तुमने उल्काएं देखी, तुम्हें कहीं कोई तितली दिखाई दी? नहीं दिखाई दी। तुम्हें कहीं हरे भरे पेड़ दिखाई दिए? नहीं दिखाई दिए। तुमने कहीं फूलों को खिले हुए देखा? नहीं देखा। तुमने कल कल नदियां बहती हुई या झरने गिरते हुए देखे? नहीं देखा। तो फिर तुमने कहीं लाखों लाख कीट पतंगों को, तितलियों को उड़ते और जानवरों को कुलांचे मारते हुए जंगलों में देखा? नहीं देखा। अरे इतना सब कुछ भी नहीं? तो हमारी पृथ्वी में तो ये सब कुछ है। हमारी पृथ्वी एक अकेला इस समय प्लैनेट है, एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन का दिया टिमटिमा रहा है। केवल हमारी पृथ्वी है, जितना अभी तक विज्ञान पता लगा पाया है उसमें केवल हमारी पृथ्वी पर जीवन पनप रहा है, और इस जीवन को हमें पनपने देना चाहिए, हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन हमारी, हम मनुष्यों की सभ्यता एक आत्मघाती सभ्यता है। हम किसके लिए वो परमाणु बम बना रहे हैं जो लाखों लोगों को एक साथ ख़त्म कर देता है? हम किसके लिए वो तमाम दुनिया भर के जैविक और रासायनिक हथियार बना रहे हैं? केवल अपनी ही प्रजाति को ख़त्म करने के लिए ना। हमें भविष्य में ऐसा नहीं करना चाहिए, हम प्रकृति के साथ रहें। तो तुम्हें कैसी धरती चाहिए? हमें तो वही हरी भरी धरती चाहिए जहाँ तितलियाँ उड़ती हों, जहाँ रंग बिरंगे परिंदे उड़ते हों, उनका कलरव सुनाई देता हो, कल कल नदियाँ बहती हों, वगैरह वगैरह। तो फिर ऐसा करते हैं, चलो ऐसा तुम हमारे साथ गाओगे? जीवन का गीत गाते।
हाँ हम जरूर गाएंगे, तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को वही जीवन का गीत सुनाता हूँ, इसके साथ मेरी बात भी पूरी हो जाएगी, और आपका मन करे तो आप भी दोहराइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसको मैं जीवन का गीत गाता हूँ क्योंकि इसमें जीवन धड़कता हुआ दिखाई देता है और हमारा देश दिखाई देता है। गीत कुछ इस तरह से है। जीवन तेरे रूप ने, जीवन तेरे रूप ने, जीवन तेरे रूप ने, धरती के आंचल में फैले तेरे नाना रूप, धरती के आंचल में फैले तेरे नाना रूप, जल में थल में और हवा में, साया हो या धूप, कहीं ऊंची पर्वतमाला हिम से ढका हिमालय, कहीं ऊंची पर्वतमाला हिम से ढका हिमालय, ठंडा रेगिस्तान कहीं और तपता रेगिस्तान कहीं, ठंडा रेगिस्तान कहीं और तपता रेगिस्तान कहीं, कहीं घने हरे जंगल, कहीं घने हरे जंगल, कहीं भरे गहरे दलदल, कहीं घने हरे जंगल, कहीं भरे गहरे दलदल, तीन तरफ सागर का जल, तीन तरफ सागर का जल, हर तरफ जीवन की हलचल, हर तरफ जीवन की हलचल, जीवन है बस एक, रूप है अनेक, जीवन तेरे रूप अनेक, जीवन तेरे रूप अनेक, जीवन तेरे रूप अनेक, जीवन तेरे रूप अनेक, कहीं पंछी कलरव करते, कहीं गुनगुन भंवरों का गुंजन, कहीं पंछी कलरव करते, कहीं गुनगुन भंवरों का गुंजन, कहीं हिरन कुलाचे भरते, कहीं हिरन कुलाचे भरते, हर तरफ जीवन की धड़कन, हर तरफ जीवन की धड़कन, जीवन है बस एक, रूप है अनेक, जीवन तेरे रूप अनेक, जीवन तेरे रूप अनेक, जीवन तेरे रूप अनेक, जीवन तेरे रूप अनेक। धन्यवाद और नमस्कार आप सभी को। बेटे वो कहाँ दबाना है फिर उसके बाद? फिनिश का बटन आएगा। ठीक है, ठीक है, मैं दबा दूँ फिर। हाँ, दबा दो।